जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। जनाब वेले उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जनाब अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन से नवाज़ दिया है। और जब एक और दिन से अल्लाह ताला नवाज़ दे तो बेहद शुक्र अदा करें उस परवरदिगार का। हो सके तो 2 शुक्राने के नवाफिल भी अदा कर लीजिए और इस मिशन के साथ के जो हमारे सारे प्लान्स हैं अल्लाह ताला खैर औफियत के साथ को मुकम्मल फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया है इसलिए भी कि हमने वो सारे काम न सिर्फ हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ अल्लाह के रास्तों पर चलते हुए इनके अमल पैरा करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है साहब। ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप न सिर्फ दूसरों को लेकर कारवां लेकर चलेंगे तो जनाब ये सारा समंदर जब बन जाएगा तो फिर ये कामयाबी की तरफ गामजन रहेगा। क्योंकि आज हम कामयाब होंगे तो आने वाली नस्लें भी कामयाब रहेंगी। अगर आज हम अपने सारे वो पॉजिटिव कदम उठाते रहेंगे अपने काम के लिए, मिशंस के लिए, तो हमारी आने वाली आवाम के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। मुस्बत लेने हैं वो सारे कदम, वो उठाने हैं कदम कि जिस पे आपको हमें फ़ायदा हो, ना सिर्फ यहाँ दीन दुनिया और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम अपने लिए भी आगे चीज़ों को लेकर चलें ताकि हम सक्सेस हासिल कर सकें। जनाब अली सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मॉर्निंग शो है तो ज़ाहिर है मॉर्निंग शो में ख़बरें भी आएंगी, तबसरे भी होंगे, ख़बरें भी होंगी, अपडेट्स भी होंगी और जनाब हम माल का हाल भी जानेंगे, ना सिर्फ बल्कि भाव शाव भी चेक कर लेंगे कि जनाब आज जो है वो सब्ज़ी भाजी में क्या पकना है, क्या नहीं पकना है और क्या रेट्स हैं, और फिर करंटली भी जो रेट्स होते हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे कि आया कि हम जावक़ा पे जो हमारे रिपोर्टर्स हज़रात होंगे वो हमें लाइव अपडेट करेंगे वहाँ इस वक्त क्या जो है सूरत हाल है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस बाबरकत नाम से। थोड़ी सी चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, सूरह हूद जो कि टोटल 123 आयात पर जो है वो बनी हुई है। अच्छा, नज़ूल इसका हुआ मक्का में, इसकी जो जगह थी जहाँ नाजिल हुई जिसे कहते हैं ज़माना नज़ूल है। इस सूरह के मज़मून पर गौर करने से ऐसा महसूस होता है कि ये ऐसी दौर में नाजिल हुई होगी जिसमें सूरह यूनुस नाजिल हुई होती। ज़ाहिर जब यूनुस हुई थी तो उसी दौर में जो अंदाज़ा हो रहा है, बाइद नहीं कि ये इसके साथ मुतसिल ही नाजिल हुई हो, ये भी हो सकता है ना, बल्कि क्योंकि मौजू तकरीर वही तकरीबन लगता है मगर तनबीह का अंदाज़ा इससे भी ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं देखता हूँ कि अनहों से डिस्कस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। जवाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जवाब में तर्जुमा किया, मुझको सूरह हूद और उसकी हम मज़बून सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ज़माना कैसा सख्त होगा जिसका एक तरफ कुफ़ार कुरैश अपने तमाम हथियार वहीं से और इस दावत हक़ को कुचल देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से ये बेदर्द पे तनबीहात नाजिल हो रही थी कि इन हालात में आपको हर वक्त ये अंदेशा हिलाए देता जा रहा था कि कहीं खुदा न खास्ता की दी हुई मोहलत ख़त्म तो नहीं होने जाने और वो आखिरी असाद ना आ जाए, बल्कि अगर हम देखा जाए कि अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब में पकड़ लेने का फ़ैसला फरमा देता है। फिलवक़्त इस सूरत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक सैलाब का बंद टूटने को है और उस गाफिल आबादी का जो इस सैलाब की जद में आने वाली आखिरी तनबीह की जा रही है साहब वाली। तो ये है सूरह हूद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कोशिश की हमारी टीम ने कि ये आप तक पहुँचाया जाए, जो कि मक्का में नाजिल हुई 123 आयत पर मुश्तमिल है साहब। तो ये सब चीज़ें हैं, अल्लाह ताला हमें अपना खैर औफियत रखे और चीज़ों को आगे बढ़ाता रहे। मुश्किलात, वक्त, परेशानियाँ सब कुछ आती हैं लेकिन खैर औफियत के साथ उसको हम दुआ गो होते हैं, तवक्कल करते हैं और भरोसा रखते हैं उस परवरदिगार पर कि खैर औफियत के साथ जो भी मसाइल, जो परेशानियाँ आने वाली हैं खुदा न खास्ता तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। हमारे साथ आजिज़ जमाली साहब मौजूद हैं, अशरफ खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि खबरों का वक्त हुआ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज है? ठीक है, खैरियत से? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज तो माशाल्लाह लग रहा है फीलिंग लाइक सर्दी कोशिश की है कि थोड़ा सा लोगों को फील करवाया जाए कि सर्दी आ रही है। ऐसे ही सर सेट है, क्या बात है। कहाँ चले जाते हैं आप? तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। हाँ, क्या हुआ? खैरियत? सर्दी का जुकाम हुई, मौसम चेंज हो रहा है तो उसका असर हो रहा है। उसका असर हो रहा है। आप हमारे पास नहीं आ रहे थे, वैसे तो आप आ रहे थे, है ना, लेकिन हमारे ड्राइंग रूम में नहीं आ रहे थे अजीत भाई, है ना, ये हमारे पास नहीं आ रहे थे। लेकिन हम जो रिपोर्टर हैं ना, हम बीमार भी पड़े हों तो खामोश नहीं बैठा जाता। सही बात है बापू। आजकल चूँकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, खबरें तो आ रही हैं ना, हम जहाँ भी हों व्हाट्सएप पे खबरें तो आ रही हैं पूरी दुनिया की, तो खबर आती है, रिपोर्टर फिर खबर को छोड़ता नहीं है, वो बोलता है जैसी भी हालत है वो खबर नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए, टीवी देखने वालों तक पहुंचनी चाहिए। तो सुबह सही खैरियत से हो गई आज माशाल्लाह? बिल्कुल हैपनिंग हुई? हैपनिंग तो है, आज की बहुत बड़ी हैपनिंग है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख की जो सतह अबूर कर गया है। अच्छा। और ये कंसर्न देखें कि जो पहले जो बात कर रहे थे, यानी हम 2 साल पीछे जाते तो कह रहे थे पाकिस्तान बड़ा डूब रहा है, ये हो रहा है, वो सब बोल रहे थे।
और उस वक्त जब हमने दिया कि देखें जब मुश्किल आती है तो उसके बाद आसानियाँ भी हैं। तो वही हुआ कि जब माशी अदद शुमार हुए, डॉलर भी कंट्रोल हुआ, उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं 2 साल से कि स्टॉक एक्सचेंज रोज़ नया हाई मारा। तो आज एक और तारीख साज दिन है स्टॉक एक्सचेंज में, जो सरमायाकार पूरी दुनिया, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम है ना, जो MSCI इंडेक्स में है स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान, तो इंडियन मार्केट हो दूसरी मार्केट हो सब इसको देख रहे हैं। और अगर हम देखें कि 2 दिन यानी पिछले 2 दिन जो एहतजाज हो रहा था उसके ऊपर एक दिन में 3,500 पॉइंट एक दिन में गिरी, जो रिकॉर्ड कमी हुई थी। और कल देखें तो 4,000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा एक ही दिन में रिस्पॉन्स, मतलब इतनी बड़ी जो मूवमेंट है मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। क्योंकि एक दिन में 4,000 5,000 पॉइंट अप एंड डाउन होना, तो ये किसी भी मार्केट में अगर आप देखें तो नॉर्मल सी बात नहीं है कि ये मतलब कि एक गैर मामूली चीज़ है। और उसके बाद जब वो देखा था लोगों ने कि 4,000 पॉइंट गिर गई है, तो ये कह रहे थे कि वापस नहीं आएगी, 1 महीना लगेगा। नेक्स्ट डे उसने रिकवर किया पूरा, उसके बाद आज नया हाई मार दिया। अभी जो ये बता रहे हैं, जो अभी करंट अपडेट आई है, तो मैं वही देख रहा था, थोड़ा सा बिजी हो रहा था जब आप वो बोल रहे थे। तो ये सबसे बड़ा ये है कि स्टॉक मार्केट का अगर हम अयाज हैं हमारे वहाँ पे, अगर हमारी टीम उनसे वो करे कोऑर्डिनेशन, तो हमारी लाइफ पे हैं वो देखिएगा अपना। तो इसमें ये है कि मैं बताऊँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम पब्लिक को बताने के लिए कि 100 इंडेक्स जो है 40,000 से 1 लाख की सतह पे आया है 17 महीनों में। हम देख रहे हैं सिर्फ 17 महीनों में 100 इंडेक्स जो 40,000 की सतह पे था, यानी कि उसकी परसेंटेज से भी ऊपर जो है वो कितने पे चला गया, 1 लाख पे, 60,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि IMF से जो लोन था वो मंजूर हुआ है। फिर उसके बाद महंगाई की शरह कम हुई, तो शरह सूद 22% से कम होकर अब 17% पे आ गई, और मजीद देख रहे हैं कि वो नीचे आएगी। इसके साथ जो ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा कहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस, वो कम हो रहा है। उसके साथ देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सरमायाकार हैं, कोई शरह सूद कम हुआ तो लोगों ने क्या किया था, पैसे बैंकों में रख दिए थे। अब उनको मज़ा आ रहा था भाई 22% 23% उनको मुनाफा मिल रहा है, तो बैठ गए कि कुछ नहीं करना था। अब क्या हुआ कि जब शरह सूद नीचे आया, वो पैसा बैंकों से निकल के कहाँ लग रहा है, अब या तो प्रॉपर्टी में लगेगा या स्टॉक मार्केट में। प्रॉपर्टी की हालत ऐसी कोई चल नहीं रही है, तो अब स्टॉक मार्केट में अब इन्वेस्टर क्योंकि नज़र आ रहा है कि जब आपको बुल रन होता है, वन साइड जब मार्केट जारी होती है, तो यकीनन हर कोई बाय कर रहा होता है, यानी शेयर्स को बाय करो। तो रोज़ जो है ये नया हाई मार रहा है। और आज पाकिस्तानी मईशत का तारीख साज दिन है, और जो मईशत की जो इंडिकेटर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है, क्योंकि जो बड़े पैमाने की सनतें हैं ना, ऑटो सेक्टर हो गया, दीगर हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, सब का इंडिकेटर है शेयर्स बाजार ना। तो ये अगर अच्छा कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आगे चल कर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे ही बाइंग होती है, आगे चल के ये देख रहे हैं कि 2025, क्योंकि अब दिसंबर आ रहा है, तेज़ी से हम चल रहे हैं, तो 2025 देख रहे हैं कि बूम आएगा। और सब ये कह रहे हैं कि जो GDP हम बोल रहे थे सबसे बड़ा मसला है कि माशी नमू बहुत स्लो हो जाएगी, वो देख रहे हैं, क्योंकि अब एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि पहले जो बैठ गई थी, अब 1 साल से रुपए की कदर में इस्तेहकाम है, जो 320 340 ऐसे दिखा रहे थे, अब वो 280 से नीचे ही ट्रेड हो रहा है मुसलसल 6 महीने से। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। बाकी आपकी IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, दीगर एक्सपोर्ट बढ़ रही है, राइस की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो ये मईशत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारे लिए यानी मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ा दिन है। और स्टॉक मार्केट में अगर देखें तो मेरे हिसाब से वहाँ मिठाइयाँ ही बट रही होंगी, क्योंकि 1 लाख की सतह 17 महीने में, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट देखें इतनी तेज़ी से रिस्पांस नहीं करती है। सर चलो जी, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और आगे कामयाबी की तरफ गामजन रहे। और उम्मीद ये भी है कि प्रॉपर्टी की तरफ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और बेहतर हो। सर आम आवाम पर क्या इसका फ़र्क होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? ये अशरफ भाई बताएंगे कि मेरे जहन में भी यही फ़ायदा क्या होगा इसका? मेरे जहन में ये सवाल था कि अशरफ भाई से ये पूछा जाए। ज़ाहिर है कि ये तो हर जी शऊर इंसान को नज़र आता है कि जब क्योंकि पाकिस्तान का मसला ही बहरानी मुआशी था, अगर मुआशी बहरान कम हो रहा है तो ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा आम आदमी को पढ़ना चाहिए। टेक्निकली तो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है वो एक अलग सवाल है। मतलब आम आदमी का के 2-3 चीज़ों से रिलेवेंसी है। एक तो महंगाई से, आम आदमी का, आम घर का, मेरा आपका सबका महंगाई से एक बड़ा ताल्लुक़ है। यानी यूटिलिटी बिल हमारे थोड़े से कम हो रहे हैं, यूटिलिटी बिल मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं वो सारा सस्ती होनी महंगाई चाहिए, में तो मज़ा जाता है। और दूसरा
जो मुआशी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, मेरे जहन में ये भी सवाल था कि जो ज़राअत का सेक्टर है उसको क्या फ़ायदा पड़ेगा, ये अशरफ भाई ज़्यादा बेहतर भाई देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कि जैसे मैंने बताया कि जो आपकी इंडस्ट्री सेक्टर है, ऑटो सेक्टर हो गया आपका, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका गैस सेक्टर हो गया आपका, ये तमाम सेक्टर, जो फार्मा सेक्टर जो दवाइयाँ बनाता है, जब उसका रिस्पांस अच्छा आता है तो यानी कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे हमने एक और ख़बर दी थी कि पावर सेक्टर में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोई नई चीज़ें लगेंगी तभी नौकरी मिलेगी ना। और जो वो बैठ गया था, प्रोडक्शन कम हो गई थी, तो लोगों ने क्या किया था, ले ऑफ की थी। ले ऑफ का मतलब लोगों को निकाल दिया था कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, कि जो 2 या 3 शिफ्ट पे चल रहे तो 1 शिफ्ट पे आ गए थे। अब यहाँ बड़ी कंपनी है, यहाँ कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में भी, जिसकी 3 शिफ्टें चलती थी, हमने रिपोर्ट भी किया कि 1 शिफ्ट पे आ गया। यानी सुबह शाम और रात 24 घंटे भी फैक्ट्रियाँ चलती थी, वो 1 शिफ्ट पे आ गए। तो बाकी लोगों को क्या किया, आपने भी याद होगा, हमने चलाई थी कि वो लोग बाहर प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो ये है कि जब वो माशी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वो नज़र आता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट जा रही है, शेयर्स की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कि वहाँ एक्टिविटी नज़र आ रही है। एक्सपोर्ट सेक्टर में देखें, टेक्सटाइल वगैरह ये सब जो पहले बैठ रहा था, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, 2 साल पहले सब डाउन हो रहा था, अब दोबारा से टेक ऑफ मार रहे हैं। अब टेक ऑफ मार, हम आसमान में नहीं पहुंच गए, हमने टेक ऑफ मारा है। उसमें ये हो रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, वो इंडिकेशन है, क्योंकि इंपोर्ट अगर आ रही है तो एक्सपोर्ट के लिए काम भी हो रहा है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर जो बिल्कुल बैठा हुआ था, दोबारा से वो उठना, उसकी सेल बढ़ गई है। सीमेंट सेक्टर की सेल जो पहले से पिछले साल के मुकाबले अब थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि अब एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, माशी मतलब तरक्याती काम हो रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, आगे चल के और मज़ीद बेहतरी होगी। आगे बेहतरी होगी। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मौसम में कब बेहतरी आएगी, हम इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अशरफ भाई ने बता दिया है कि बेहतरी की तरफ गामज़न है हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेदर अपडेट क्या है जी? आज का हमारा सफ़र जो है जनाब 11 बजे, आज जनाब 27 हो गया 11 बजे, और 2 बजे 12 बजे 29, 1 बजे 30 और 2 बजे 31 पर आ गया है। अगर आज अयाज राना होते तो वो कहते शुक्र है 33 से 31 पर आ गए। नहीं, हमने तो आपको कहा था 30 से जब नीचे आएगा तो मज़ा आएगा, है ना। हमने कहा नवंबर नहीं आएगा नीचे, नवंबर नीचे नहीं, नवंबर आप देखें 3 दिन रह गए। ओके जनाब, देखते हैं, सफ़र आगे बढ़ाएंगे, खबरों को शामिल करेंगे, लेकिन वक्फा बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि वक्फा इसलिए ज़रूरी है कि ज़रा देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर कुछ आपसे डिस्कस करेंगे मज़ीद चीज़ें। वक्फा। वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है जनाब। सब के इस आगाज़ में आपका खैर मकदम करेंगे और सब्र शुक्र करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और तवक्कल अल्लाह करना बहुत ज़रूरी है, और उसने जो कह दिया परवरदिगार ने, उस पर बातों पर अमल पैरा करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे। और कुरान सीखें, सिखाएं, उसको पढ़ें तर्जुमे के साथ, तो फिर फ़ायदा होगा, ना कि आगे पीछे लोगों के पीछे भागें। भाई ठीक है, ज़रूरत है, इजाज़त की माँ है, ठीक है, ओके फ़ाइन, बट दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर हमें कनेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है, गोली बात भी है। अच्छा साहब, हम चलते हैं खबरों की जानिब, क्योंकि वफ़ा तो थे अब वक्त। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं दोबारा MD कैट के लिए 2 जामियात का ऐलान थोड़ा क्लियर कर दूं सर कि इस प्रोग्राम में हमने पहले भी बात की थी, MD कैट के दोबारा इम्तहानात हो रहे हैं जी। ये मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए। ये जो संडे आने वाला है, ये संडे नहीं, इसके बाद वाला जो संडे है 8 तारीख को जी, तो ये सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ तो कराची की हैं। ये ओवरऑल सिंध के 6 डिवीजन्स में MD कैट का ये टेस्ट होगा, जिसके लिए कल उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जहाँ जहाँ ये टेस्ट जो सेंटर्स होंगे उसका ऐलान किया गया है। IBA सक्खर के तहत ये हो रहे हैं, जिसमें कराची में 2 मकामात पर ये टेस्ट होंगे। जो आपने जो बात की ना, वो 2 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र है, NAD और कराची यूनिवर्सिटी का। इसी तरह सिंध के दीगर डिवीजन्स में भी, जिस तरह हैदराबाद है, सक्खर है, मीरपुर ख़ास है, लाड़काना है, इन कराची है, इन तमाम डिवीजन्स में 2-2 मकामात पे जो है सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां अब MD कैट का ये पेपर हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और ये फ्री हो रहा है। अच्छा, हाँ, चूँकि प्रीवियस हाँ चूँकि प्रीवियस ये था कि लोगों ने पैसे भरे थे, फिर कोर्ट ने एक आर्डर दिया था कि दोबारा टेस्ट का, फिर सिंध गवर्नमेंट के काबीना ने ये फैसला किया कि इसकी जो फ़ीस है इस बार स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी, और ये मस्बत फ़ैसला था, अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि लोग तंग आ गए थे और सारे लोग अमीर थोड़े ही हैं, बहुत कम लोग अमीर होते हैं, ये
कोई 30-35-40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं ये MD-CAT का जो टेस्ट देंगे, तो हज़ारों रुपए पहले भर चुके थे जो दोबारा टेस्ट होने में उनके ज़ाया हो गए थे। तो ये हुकूमत ने ये पैसे भरे हैं, अच्छी बात है। तो ये 8 दिसंबर को MD-CAT का टेस्ट हो रहा है। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ कराची के लिए हैं, अलबत्ता सिंध के 6 डिवीजन्स में ये टेस्ट होगा। चलें जी, अल्लाह ताला कामयाब करें तमाम आपके बच्चों को और उन स्टूडेंट्स को जो इसमें शिरकत करने जा रहे हैं दोबारा से। अच्छा भाई ने बात की, अजीज़ भाई ने, कि हमारे मुल्क में अमीर भी है गरीब भी है। दुनिया भर में मैं तो नहीं देखता कहीं अमीर गरीब, मैं तो तरक्की याफ्ता मुल्क की अगर बात करूँ, कोई भी फारिग फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं, भाई इधर आओ तो मेरी हम जॉब कराते हैं और कुछ करना है वो भी करो, घर भी देते, सब चीज़ें, अगर किसी मसाइल से 2-4 हो। हम पाकिस्तानी भी अगर खुदा न खास्ता जाते हैं किसी इशू का शिकार होते हैं तो वहाँ की, अगर हम पुराने रह रहे हो तो मैं देखा है कि वहाँ आपकी सरकार से रुजू किया जाए तो वो ये नहीं देखते ज़ात पात रंग नस्ल कुछ नहीं देते, किस मुल्क से आए, वो कहाँ का है, किधर का है, क्यों आया था, लेकिन उसको टेक केयर दी जाती है। वहाँ की सरकार अपनों को तो देती है लेकिन औरों को भी देती है। हम सिंपल यूके की बात कर लें, रमज़ान मुबारक में भी हम देखते हैं कि मुसलमान को एक त्यौहार आता है तो सर माशाल्लाह वहाँ पे एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो सर ये फ़र्क तो हमारा भी पड़ना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया की बात करूँ, हम अमेरिका में बात करें, वहाँ वीकली जॉबलेस क्लेम आता है, यूके में भी जॉबलेस क्लेम आता है। जॉबलेस क्लेम क्या है, जो बेरोज़गार हो गए तो वो गलत काम ना करें तो जो टैक्स का पैसा है उससे उनको एक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अमाउंट दी जाती है, सिस्टम है। अब आप ईरान में चले जाएं, आप यकीन करें जो बेरोज़गार हैं ईरान तक में जो है उनको बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाता है। अच्छा। ताकि वो गलत काम ना करे। क्या बात है। अब यहाँ पे भी क्योंकि मेरे मोस्ट सीनियर हैं आजिज़ साहब बताएंगे कि आप इनसे पूछें, ज़कात उशर कमेटी है, दीगर कमेटियाँ हैं जो मुतल्लिका पैसे लेती हैं, पैसे कहाँ जाते हैं मैं बताऊँ, मुझे 20 साल से ऊपर हो गए, मैंने कोशिश की कि मैं पूछूँ कि ये पैसे जो आपको बैंकों से पैसे काटते हैं अरबों रुपए, पता है आपको 6.5 करोड़ अकाउंट है पाकिस्तान में बैंक, ठीक, उनमें जब आपके आते हैं तो उसमें आपके 3 करोड़ ले लें करंट अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, बाकी जो पब्लिक के अकाउंट हैं उसमें ये यकम रमज़ान को पैसे काटते हैं ज़कात के, अरबों रुपए जमा होते हैं हर साल। अब वो इसलिए जमा होते हैं जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पैसे दिए जाएँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 साल लगा दिए कोशिश करने के मुझे फहरिस्त मिल जाए या पता चल जाए। तो ये होता है, ये इन इदारों का काम है जो इदारे बनाए हुए हैं ना, तो हमारे जो बेरोज़गार हैं ना उनको ज़िंदगी, क्योंकि वो नेगेटिव ना सोचें, उनको कुछ पैसे दे दें, जॉबलेस क्लेम जिसे कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ काम कर रहा था कोरंगी में, एग्जाम्पल मुझे निकाल दिया गया, अब मैं क्या करूँगा, घर में बच्चे हैं उनका पेट पालना है, तो मैं या तो मैं नौकरी के लिए जाऊँगा या भीख मांगूंगा या मैं क्या करूँगा, स्ट्रीट क्रिमिनल बन जाऊँगा। तो ये सारे ऑप्शन ख़त्म करने के लिए हाँ कि वहाँ पे एक इदारा जैसे बना हुआ है ना, वहाँ आप जाएं, बताएं मैं यहाँ रोज़गार कर रहा था, नहीं है, और वहाँ आप क्लेम लें। एग्जाम्पल अगर 1 हफ्ते का, ठीक है, वो पैसे दे दें तो वो पूरी फैमिली जो है ज़िंदगी गुजारने लगेगी। ये सिस्टम है मौजूद जी, मैं भी, और ये सिस्टम कैसे चलता है आजिज़ भाई बताएंगे है या नहीं, क्योंकि तमाम इदारे मौजूद हैं जहाँ तक मुझे पता है। आजिज़ भाई जी हाँ, ज़कात की तकसीम का जो हमारे पास सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है। मैं अशरफ भाई से इस बात पे एग्री करता हूँ जी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का एक अलमिया है कि हर इदारा पॉलिटिकलाइज है, ठीक है, सियासत ज़दा है, ठीक है। यानी जो ज़कात कमेटियाँ हैं, बच्चा सियासत ज़दा है, मैं तो कहूँगा, यानी ज़कात कमेटियाँ भी सियासत ज़दा हैं। यानी जो हुकूमत है, फ़र्ज़ करें सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो डिवीज़नल ज़कात कमेटी का हेड भी कोई पीपल्स पार्टी का ही बंदा होगा, डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी का हेड भी कोई पीपल्स पार्टी का बंदा होगा, और फिर नीचे जो ज़कात तकसीम करने के लिए छोटे छोटे इदारे बने हुए हैं उन सब पे पीपल्स पार्टी के ही लोग होंगे। अब यहाँ के ये एक गैर जानिबदारी नहीं हुई है। गैर जानिबदारी अगर होनी चाहिए तो ये सियासत से हट के ये इदारे चलने चाहिए। जैसे ये बता रहे हैं अरबों रुपये, अब हम ज़कात के 2-3 मद देखते हैं जहाँ हमें लगता है कि ज़कात के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में ज़कात के फ़ंड से लोगों को अद्वियात दी जाती हैं और बताया जाता है कि ये ज़कात फ़ंड से हैं, या टेस्ट होते हैं। लेकिन ये 1-2 या स्कॉलरशिप्स, कुछ स्कॉलरशिप्स में ये हमें फेडरल इदारा है उससे नज़र आता है कि ये ज़कात के पैसे, लेकिन अरबों रुपये अगर हैं तो वो इस्तेमाल कहाँ होते हैं उसका हमें नहीं पता। लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ 1-2 ज़हन में तजावीज़ आ रही हैं। ज़कात की इतनी बड़ी रकम है, उसको अगर आप एक रोज़गार का सिस्टम दें तो काफ़ी हद तक हम इससे निकल सकते हैं। हम खाने खिलाने और हम मतलब ज़कात के पैसों में भीख का अवसर नज़र आ रहा है हमारे पास कि जी वो लोग आ रहे हैं उनको ज़कात के पैसे दिए जा रहे हैं। और इससे बेहतर है
हम 6,000 लोगों को 500-500 रुपये देने से बेहतर है या 1,000 रुपये देने से बेहतर है 6 लोगों को अगर इस्टेब्लिश कर लें रोज़गार के लिए, तो 6 ख़ानदान इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इस तरह आस्ता मतलब इस तरह का कोई अगर फिनोमेना पैदा है, जैसे ही बता रहे हैं ना, दुनिया भर में वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। मतलब ईरान कोई यूरोप नहीं है। हाँ, ईरान का ताल्लुक G8 से भी नहीं है, ईरान का ताल्लुक बहुत बड़ा मुआशी मुल्क भी नहीं है, लेकिन ईरान हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। हाँ, उससे तो एक सबक सीख सकते हैं ना हम, नो डाउट, कि हम वहाँ बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए ये जो क्राइम है, देखिए ये तो एक फैक्ट है, एक नेचुरल अमल है कि जब लूटमार बढ़ेगी या लोग जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उसका रिएक्शन किसी न किसी सूरत में फिर मुल्क पे पड़ेगा और मुल्क पे कामयाबी की तरफ। मईशत को तोड़ने में एक और भी जो है ना, वो मैं समझता हूँ तोड़ फोड़ का हल नज़र आता है कि मईशत को और मज़ीद कमज़ोर करने में भी बड़ा हाथ है। इस पर कंट्रोल किया जाए तो मईशत और सपोर्ट मिल जाएगी। आज का भाव है जी, ठीक है जी, माल का हाल लगाएंगे। चलिए आज का भाव भी नहीं लगाएंगे, आज का ज़रा मैं बाद में लगाऊंगा। तो आज जी माल का हाल है जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 180, कैनेडियन डॉलर 197, यूरो 289, कुवैती दिनार 892 यानी 892 रुपये, यूके पाउंड 346, सऊदी रियाल 73, स्विस फ्रैंक 311 रुपये और यूएस डॉलर 277.50 पैसा। भाई ये रेंज बाउंड में चल रही है, जैसे करेंसी रुपए के मुकाबले ये दीगर करेंसी के रेट है ये। तो ये बाय होता है, सेल होता है। जब आप खरीदेंगे तो सेलिंग रेट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप जा रहे हैं ना अभी बाहर, तो आपको जो है सेलिंग वाला रेट देगा, ओपन एक्सचेंज वाला। मैं वही सोच रहा हूं, अगर आपके पास डॉलर है जो कि आपने छुपा के रखे हुए हैं, तो वो जाके बेचेंगे तो 5,000 के नोट थे ना, तो फायदा वो 1 रुपये का 80 पैसे का फ़र्क होता है, तो सस्ता लेता है। तो ये है फ़र्क। मतलब ये है कि अभी जो जैसे उम्रे पे जा रहे हैं उसकी डिमांड आ रही है, बाकी लोग जो बाहर विजिट पे जा रहे हैं, जैसे दिसंबर में लोग जाते हैं बाहर से आते हैं। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ दिसंबर आ रहा है, बाहर छुट्टियाँ हो जाएंगी तो बहुत सारे हमारे भी रिश्तेदार आएंगे। अभी मेरी बहनें भी आएंगी दिसंबर में, क्योंकि वहाँ लॉन्ग वीकेंड होता है। तो क्रिसमस वगैरह तो हम तो नहीं, मगर वो वहाँ से यहाँ आएंगे तो पैसे भी आएंगे। वाह वाह वाह। सब जगह पे तो ये होता है कि दिसंबर में ये देखते हैं कि पैसे की जो रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं वो ज़्यादा आती है। क्या बात है सर। कराची मेरी नज़र से आज एक ख़बर है बड़ी ज़बरदस्त, वीडियो है तो देखना फायदा है। कराची में जा बजा कचरे के ढेर, शहरी हुए परेशान। और ब्रेक के बाद बात करें कहाँ कचरा पड़ा हुआ है। मैं ज़रा वीडियो भी अगर मुझे मिली तो मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। ज़रा ब्रेक के बाद बात करते हैं। बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपने खिदमत में हाजिर है जनाब अली। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर सिटी एट 10 है, सुबह की खबरें हैं, खबरों पे तस्दीक करना है, स्टैंप लगाने की आएगी, ऑथेंटिक है कि नहीं, कुछ फुटेज हमें मिल गई है। तो कराची में कचरे की बात हो रही है कि कचरा हो रहा है, लेकिन कुछ कराची के इलाकों में कचरा नज़र नहीं आता है, बहुत साफ़ सुथरा शफाफ बेहतरीन के दिल चाहता है कि वहीं शिफ्ट हो जाएं। लेकिन बात यह है कि हम भी तो बाज नहीं आते, वहीं से बनाए और वहीं फेंक दिया और फिर कचरे वाला आएगा उठा के ले जाएगा। और कचरे वाला भी कोई ख़ास जगह देखते हैं जहाँ ढेर लगा होता है, वहीं जाके अपना ट्रॉली या गधा गाड़ी जो है उंडेल देते हैं। और सम टाइम हमारे ऑफिस के करीब भी एक जगह है जहाँ पर मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा कि एक ट्रक आया बड़ा वाला और उसने अपना बैक उसको अप किया और सारा कचरा वहीं गिराया। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी जगह पर 3 लाइन 2 लाइन, तो वो 1 लाइन ही रह गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। खैर सर, मतलब कचरा साफ़ नहीं हो रहा। आजिज़ भाई क्यों? मसला है ये एक फैक्ट है, कराची में जगह जगह पे कचरे के ढेर नज़र आते हैं। कुछ साल कबल जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड यहाँ पे आया था, जी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, तो हमने समझा कि शायद और इसमें कचरा उठाने का ठेका भी गैर मुल्की कंपनियों को दिया जा रहा था। जी। और उन्होंने नई गाड़ियाँ जा रहा था सम्राट, अब नहीं, मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो हो गया वो सारा। अब चाइनीज कंपनीज, गैर मुल्की कंपनीज काम कर रही हैं, नई गाड़ियाँ भी आ गई, कुछ जदीद सिस्टम भी आ गया था, वो नया मैकेनिज़्म भी था। तो हम समझा ये जा रहा था कि शायद मसला हल हो गया कचरे का, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। ठीक है, यानी पुराना जो KMC का सिस्टम था या DMCs का सिस्टम था, जैसे वहाँ पे एक पुराना तरीक़ेकार था कि उनके अपने मुलाजमीन होते थे, वो इलाकों में जाके कचरा उठाते थे। अब वो चला गया गैर मुल्की कंपनियों के पास। कुछ बेहतरी तो आई है, यानी उस पुराने सिस्टम और नए सिस्टम में कुछ फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची शहर में कचरा हर जगह उठाया जा रहा हो। उसमें 2 बल्कि 3 फरीक हैं, मैं समझ रहा हूँ।
एक तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शहरी हुकूमत है, उसकी ज़िम्मेदारी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जो गैर मुल्की फंडिंग पे चल रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने भी अपनी एक मिसाल बताई ना, हमारी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इस मुल्क के यानी अपने देश के खालिक, अपने देश के मालिक होने के नाते हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, वो हम अदा नहीं कर रहे। अभी भी लोग सड़कों पे कचरा फेंकते हैं, रोडों पे फेंकते हैं। मतलब एक अजीब कौम है हम लोग। हम इस चीज़ को, इस शहर को मतलब पता नहीं क्यों लोगों की एक बड़ी तादाद है जो शहर को अपना नहीं समझती। मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों नहीं समझती। हालांकि वो खाते यहाँ से हैं, पीते यहाँ से, कमाते यहाँ पे, रोज़गार यहाँ पे है, फैमिली यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, इलाज यहाँ पर है, तालीम यहाँ पर है, सेहत यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है। उसके बावजूद वो समझ रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, उठाओ फ्लैट से फेंको कचरा नीचे। ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि अगर एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा किया जाए तो ये 50% मसला हल हो सकता है। सही फरमा रहे हो। बाकी अशरफ खान आपको अच्छा भाई, हम तो ये भी देख रहे हैं कि ये जो नाज़ाबाद का, वैसे तो बहुत से इलाके ऐसे माशाल्लाह, हम नाज़ाबाद 4 नंबर की बात करें, वहाँ जो सरकारी फ्लैट्स बने हुए हैं, कुछ ज़मीनी फ्लैट्स भी हैं। अक्सर बेशतर वहाँ के कुछ मकीन मुझे मिले, कहते हैं यार हमारा घर ग्राउंड का है, फ्लैट वाले ऊपर से थैलियाँ बनाते हैं और हमारे सैन में फेंक देते हैं। मतलब गुनाह भी है। बीइंग मुस्लिम हमें ये हमने नहीं सीखा ये। सर वही अपने घर की गंदगी आप दूसरे के घर में फेंक रहे हो या दूसरी जगह फेंक रहे हो तो अपनी जगह, अपने इस शहर को ख़राब कर रहे हो। और आजिज़ भाई ने सही कहा, वो बात भी आप साइड कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और भूल जाते हैं कि सफाई नफ्स ईमान है, और ईमान भी हम भूल जाते हैं। क्योंकि आप देखें सड़कों पे जाएं, उधर जाएं, जहाँ देखें। इवन कि मैं कल की बात बताऊँ कि मैं डॉक्टर के पास गया था, तबीयत ज़्यादा वो हो रही थी, तो मैं बाइक पे ही गया, मैंने लगाई क्योंकि मैंने गाड़ी लेके जाऊंगा उधर और रश हो जाएगा, तो मैंने बाइक लगाई। जैसे ही मैं उतरा वो साहब बराबर में, उन्होंने बाइक रोकी, पीक फेंक दी। मुंह में पान खा रहे थे या गुटखा मावा जो भी है खा रहे थे, तो उन्होंने फेंक दी। मैंने उनको बोला भाई नज़र नहीं आ रहा है, चले गए भाई वो। अब मसला ये है कि ना हमें दूसरे को देखना है कि उसको बुरा लग रहा है क्या लग रहा है, बस जहाँ अपने मुँह से बस वो आपने कर दिया। अब ये गंदगी अब इस शहर को हम खुद ही कर रहे हैं ना। सही। अब हम हर वक्त गवर्नमेंट को हम लेके डंडा डोली करते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ करेगी भाई। ये मर्दमशुमारी के हिसाब से 2 करोड़ की आबादी है। और अगर वैसे जाके देखें 3 करोड़ की आबादी है। मैं घरों से प्रूव कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि ये बोलें कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है, उसको आप कंट्रोल करना है तो आप नहीं कर सकते। आधा कचरा भी नहीं उठता है इस शहर का रोज़ उतरेंगे कचरा, फिर सड़कों पे, जगह जगह, फुटपाथों पे। तो आप इसको ब्यूटीफुल सिटी कैसे कहोगे भाई? सही। आप बोलते हो रहने के काबिल नहीं है, आप करवा रहे हो ना यार। ये अच्छा क्या लंदन से, जापान से, चाइना से लोग आके कचरा फेंक रहे हैं? कौन फेंक रहा है? हम और आप ही हैं। हाँ। तो वो अब गवर्नमेंट तो, मेयर कराची तो घर से निकल के सारा कचरा ले जाके मेरे घर के सामने तो नहीं फेंक रहा ना। वो कोशिश कर रहा है लेकिन टाइम चाहिए ना उसके लिए। अब पब्लिक इतनी है, हम ये कराची जो है ना, मतलब कि पहले घर होते थे, अब फ्लैटों की मतलब वो है, समझ रहे हैं आपके जंगल, कंक्रीट के एक जंगल है, फ्लैट पे फ्लैट है। अब आप फ्लैट देखें, जौहर में चले जाएं, मतलब आप गिन नहीं सकते हैं, ये मैं बता दूं आपको, फ्लैट नहीं गिन सकते हैं कितने टावर खड़े हुए हैं। फ्लैटों का जंगल है जौहर में। अब वो कचरा आप जौहर में घूमें आप पागल हो जाएंगे, कितना आप दिखाएंगे। और वो कोशिश कर रहे हैं, हम हर वक्त तनकीद। तो अब एक लेवल है उनका भी भाई। मगर अगर हर वक्त वो बंदा वो यूं घुमाया, गैली से फेंक दिया भाई, अब कोई नीचे जा रहा है क्या है भाई, मैंने फेंक दिया अपने घर से कचरा निकाल दिया। बच्चा जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई मरीज है, इसके लिए कानून होना चाहिए। जैसे ये बताया सड़क पे सीएम साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, जो सड़क पे कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो उसको कूड़ादान बनाएगा फुटपाथों को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सिर्फ बोले नहीं ना, वो भी उठाएं, बंद कर दें। एक आपको एक मिसाल बता दूं, कूड़ादान के हवाले से उन्होंने बात की। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डब्बे पड़े हुए हैं जी। उसमें कचरा फेंकने के लिए। अच्छा, उसमें फ्लैटों का कचरा कोई भी जो फ्लैटों से जमा करके फेंक। अच्छा, उस डब्बों में भी हीरोइन ची और दीगर अनासर उन डब्बों से कचरा निकाल कर बाहर फेंकते हैं रोड पे। यानी उससे भी प्लास्टिक की थैलियाँ और दीगर चीज़ें ढूंढने के लिए कुछ तो डब्बा लेकर गायब हो जाते हैं, वो डब्बा भी गायब हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा भी है।
लेकिन उस डब्बे से लोग कचरा फेंक के बाहर, अरे वो रखा ही इसलिए है कि उसमें कचरा फेंको, वो कचरा भी लोग वहाँ से उठा के बाहर। शऊर की कमी सर, मतलब इस मुल्क में अब हुकूमत पे तनकीद चले होती है, रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है, ये सवाल है। यस, और बीइंग अ मुस्लिम हुकूक लिबाद भी कोई मतलब वो है ना। तो अच्छा जी, चीज़ें तो यूं ही चलती रहेंगी, बस हमें साथ अपने आप को भी सही रखना है, तो चीज़ें आगे बहुत अच्छी तरफ से गामजन रहेंगी। सर रेट्स हैं, खाना पकेगा, कुछ खाएंगे शाम में जाके, तो सरकारी लिस्ट आई है, फिर आप बताइएगा। हाँ फिर आई है, तो फिर आई, अच्छा है। तो देखते हैं जी सरकारी लिस्ट क्या कहती है, फिर हमारे रिपोर्टर क्या कहते हैं। देखें जी, टमाटर जो है 120 रुपये 120, आलू 70, आलू 70 रुपये, टमाटर 200 रुपये को पहुँच गया, 200 पहुँच गया, लहसुन 550, 663 मैक्सिमम। हाँ अच्छा, अदरक 414 हाँ मैक्सिमम। जी जी जी, गाजर 81 रुपये, बस कर दो यार, गाजर बच 81, 70 रुपये, तोरी 60 रुपये किलो मिलती है कहीं से, मिला दीजिएगा। लौकी 40 रुपये, फूल गोभी वो मैक्स वाला 58, मैक्स वाला पड़ेंगे जी 58। मैक्स भी कौन सा, खीरा 46 रुपये भाई, खीरा देखे 46 यार, मैं तो 5 खीरा ही ले लो। भिंडी 84 है, प्याज 138 है, बस कर दो यार, वो भी ये देते हुए थकते नहीं है। मतलब आप ये देखें, टमाटर 120 रुपए, दिलवा दें यार, दिलवा दें। वो तो पाव नहीं दे रहा भाई। ये पाव के रेट 200 से तो ज्यादा ही है, तो ज्यादा है। देखते हैं रिपोर्टर हमारे भाई जय वक़ा पर मौजूद हैं। सर क्या अपडेट है आपके पास? और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सब्जी और फलों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन असल बात यह है कि कमिश्नर कराची के जारी करदा जो कीमतें हैं उनको हवा में उड़ा दिया गया है, और जो सरकारी और बाज़ारी कीमतें हैं उसमें भी आज वाज़ेह फ़र्क है। अगर आलू की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 81 रुपये सरकारी कीमत वाला आलू 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अगर प्याज की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 138 रुपये वाली जो प्याज है वो 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। टमाटर 138 रुपये फ़ी किलो वाला 230 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ लहसुन की अगर बात की जाए तो लहसुन 633 रुपये फ़ी किलो वाला मार्केट में 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ अदरक जो है वो 414 रुपये फ़ी किलो वाली अदरक जो है वो 580 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर भिंडी की बात की जाए तो सरकारी कीमत भिंडी की 150 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो आवाम तक पहुंचते पहुंचते 280 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाती है। इसके साथ अगर फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी सरकारी और बाज़ारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क देखने में आ रहा है। 95 रुपये फ़ी दर्जन वाला जो केला है वो फ़ी दर्जन में जो है वो आवाम तक पहुँच रहा है। इसके साथ साथ अगर सेब की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 151 रुपये सरकारी कीमत वाला सेब जो है वो मार्केट में 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। आवाम कहती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी कीमतें तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। सर इतना बड़ा फ़र्क है, 230 हम लिस्ट शेयर की थी और ये करंटली मतलब 230, और कहाँ मतलब वो पता कौन सा रेट देते हैं टमाटर का, ये क्यों देते हैं जब रेट मार्केट में वो कमिश्नर साहब से जब मुलाकात हो तो ये सवाल उससे ज़रूर करना चाहिए कि सर कोई ऐसा तो मैकेनिज़्म बनाए ताकि सरकारी रेट मार्केट के रेट के करीब करीब तो हो, 5-10 रुपये का फ़र्क हो। हम समझ रहे हैं यार चलो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जो गवर्नमेंट रेट है, जो कमिश्नर का रेट है उससे डबल है। जैसे भिंडी 180 रुपये बताया, 280 रुपये, 150 रुपये जो है वो रेट है, डबल है। तो इसका मतलब है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है। तनख्वाह भी तो डबल होनी चाहिए ना अजीज भाई, तनख्वाह की तो बात ही छोड़ दें, तनख्वाहों में हम मिडिल क्लास के लोग तो पिस गए हैं। तनख्वाहों में इजाफा होता नहीं है गुज़िश्ता कई सालों से। हम जिस तनख्वाह पे हैं उसी तनख्वाह पे खड़े हैं, और महंगाई हर दूसरे दिन बढ़ती जा रही है, हर दूसरे दिन बढ़ती जा रही है। ये कैसे मेंटेन होगा खुदा जाने, लेकिन बहुत अब तो तनख्वाह बढ़ने के बजाय और कम हो गई। बजट में टैक्स लग गया सैलरीड पर्सन पे, जो मेरी तनख्वाह थी वो और कम हो गई है, क्योंकि इतना वो काम कर रही है ना गवर्नमेंट, हमें सर्विसेज दे रही है तो टैक्स काटेगी। तो सर्विस मिलने से कचरा भी है, महंगाई ख्वाब में मिलती है ना, आप जब सोते हैं तब सर्विसेज मिलती है।
अल्लाह ताला अपने रहम करम फरमाए। अजीज़ जमाई साहब आपको बेहद शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अशरफ भाई आपको बेहद शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए और आपने अपनी बातें हम तक पहुँचाई और हमने आप तक कन्वर्ट कर दी। जनाब उम्मीद है कि जो हमने बातें की इस पर अमल पैरा हम भी करेंगे और हमारी सरकार भी कर रही है और मज़ीद करेगी, हमारे लिए बेहतर बनाएगी। क्योंकि टैक्स तो ले रहे हैं तो, लेकिन वो टैक्स अगर हो ले रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होता हुआ नज़र आना चाहिए साहब। तो कहाँ हो रहा है, किधर होता है, आम आवाम की निगाह में तो नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ वफ़ा बहुत ज़रूरी है। तो सोचें समझें और फिर हम नए मेहमानों से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ब्रेक के बाद। से होंगे तो जनाब इस फैसले को आगे बढ़ा रहे हैं सिटी एट 10 मॉर्निंग शो और हमारे साथ इस वक्त सैयद आतिफ अली मौजूद हैं और न से बल्कि हरमीन हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, पढ़ भी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों, न से बल्कि यूट्यूब चैनल भी है और एक्टर भी हैं। टैलेंट को हमने प्रमोट भी करना है और आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये एक तरीका है जो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे सबको लेके चलते हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जनाब अली वेलकम करेंगे सैयद आतिफ अली और हरमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? करम वालेगा खैर, ठीक ठाक मज़े में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्या हो रहा है आतिफ भाई? बस प्रोफेशन में बस ये है कि दानिश साहब के साथ आजकल उनका चैनल चल रहा है तो उसमें एक्टिविटीज़ उन्हीं के साथ कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, कुछ ड्रामास वगैरह और पॉडकास्ट वगैरह पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अरे वेरी गुड यार माशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है? पॉडकास्ट पे? पॉडकास्ट के साथ साथ जो है सेकंड मदर पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा। क्योंकि दानिश साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहाँ से जो यंगस्टर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मीन्स ये कि अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जो हमारे यंगस्टर्स है, जो न्यू टैलेंट है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि सेकंड मदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से मुसम्मत और दीगर लोग जो है वो आ रहे हैं और अपनी जो क्रिएटिविटी वो दिखा रहे हैं। सही है, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि या तो एक नैपा है वो एक इदारा है और या फिर लाहौर में NCA है, बस ये दो इदारों के अलावा मुझे ऐसा कुछ इदारा कोई है तो बताओ। है नहीं, कोई नहीं है ना। तो फिर अपनी मदद आपके तहत हम जो है जिसमें टैलेंट होता है वो अपनी मदद आपके तहत या मुख्तलिफ TV चैनल्स की अगर आप कई मामला बन जाएँ तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं, प्रमोट कर हम, यानी हमें जो भी करना खुद करना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ऐसा ही है। और बस शुक्र है कि यूट्यूब और टिकटॉक और सब चीज़ें आ गई हैं तो जिसकी मदद से हम अपने टैलेंट, जो भी टैलेंट होता है उसको उजागर करने में आसानी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हरमीन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लॉ पढ़ रही हैं आप? जी। क्यों पढ़ रही हैं? लॉ इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्राइम्स के हवाले से फेस करेंगे और बेसिकली जो हमारी लड़कियों पे बहुत सारी तनकीद की जाती है कि नहीं कर सकती वो, क्राइम्स नहीं देख सकती, तो लड़कियों को क्राइम नहीं देख सकती? नहीं, बहुत मतलब आप चाह रही हैं कि क्राइम देखें आप? उस चीज़ को फेस करूं, लड़कियों के हवाले से लड़ूं, उनको जो जस्टिस दिलाऊं, जो गलत हो रहा है उनको जस्टिस दिलाऊं, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी जगह जस्टिस नहीं मिल पाता, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों को नहीं मिलता, लड़कों को नहीं मिल रहा। यार ये कैसी बात कर दी यार आतिफ भाई, मतलब हम अलग अलग है। कहा कि क्राइम के लिए जस्टिस दिलवाना, ये तो टॉपिक शुरू हो गया नया। हाँ, क्राइम करना नहीं चाह रही है, क्राइम करना नहीं चाह क्राइम करना नहीं चाह रही है, क्राइम के लिए जस्टिस, आवाज बुलंद करना, आवाज बुलंद करना, आवाज क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है और लड़कियां ही क्यों इस चीज में इतना पिछे चले जा रही हैं या टारगेट का निशाना बन रही हैं, क्यों बन रही हैं? और लड़के इस चीज़ में पिछे जा रहे हैं कि कितने सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। मैं वहीं का वहीं हूँ, हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ये आपके लिए मैं अलग से इंसाफ लड़ूंगी। प्लीज इसके लिए आवाज़ उठाएगा कि जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से तनख्वाह भी होनी चाहिए ना भाई, सही, ताकि हम जो है। अच्छा, फिर इसमें ये भी ना कि आर्टिस्ट जो होता है ना बड़ा हसास होता है, हाँ, बड़ी मेहनत करता है, उसको जगह बड़ी मेहनत करके पहुंचता है, और जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना, एक थपकी मिलती है, तो आप और हौसला बुलंद हो जाता है, दिली खुशी होती है कि हाँ कुछ अच्छी मोटिवेशन मिली जिंदगी में। जादू की जप्पी है, जादू की जप्पी, जादू की जप्पी है ना, मिल जाए तो। पहली किसने दी थी? पहली दानिश साहब ने दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। क्या टैलेंट, क्या हुआ, क्या था, उन्होंने किस आंख से आपको देखा था? बस एक जगह हमारी मुलाकात हुई थी, हम बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे, तो यार उसने कहा यार आतिफ कुछ करना चाह रहा हूँ मैं, कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ करना चाह रहा हूँ। वैसे ही दानिश साहब जो है वो क्रिएटिव माइंड तो है उसका, तो उसने एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया, जो न्यू टैलेंट थे उनको उसने अपनी जो सराउंडिंग में जो भी लोग थे उसको लेके वो आया और उसने एक पहला कदम रखा, और पहला कदम रखने के बाद उसने जो पहला ड्रामा एक क्रिएट किया, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई, वेब सीरीज उसने बनानी शुरू करी, और माशाल्लाह से लाइक्स आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रमोट किया उसको, चला,
लेकिन यार तो कहते हैं अब तो बड़ा आसान हो गया यूट्यूब वगैरह पे काम करना, इसलिए क्योंकि आप अगर पैसा है तो आप ड्रामा बनाएं, कोई प्रोडक्ट बनाएं, उसको बूस्ट करते हैं, आप कहानी खत्म। एक दफ़ा जब बूस्ट हो गया, मैं ये समझता हूँ कि मनी नॉट पावर। बंदे की अपनी भी कुछ होने चाहिए ना, कि अंदर से क्रिएशन होती है, कुछ टैलेंट होता है। लेकिन इसको प्रमोट भी तो करना है। बिल बोर्ड तो नहीं लगा सकते हैं, वो तो ज़्यादा तो बेहतर है। बिल बोर्ड या मार्केटिंग के लिए हम यहाँ मार्केटिंग में पैसा लगा दें, सोशल मीडिया पे कह सकते हैं ना। कह उससे क्या है कि आप जब आप ट्रैक चल पड़ेगा, ट्रेन चल पड़ेगी, तो फिर वो फिर ना लगाए, फिर तो दौड़ती रहेगी। डिपेंड फिर लोगों को कहते हैं ना कि गादे गादे गवैये तो बनी जाएगा। वो जैसे आपके चाहत फतेह अली खान। हाँ यार देखें ना, अल्लाह ताला जिसको भी टैलेंट जिसको भी दे दे, लिटरली टैलेंट तो भरपूर पड़े हुए हैं हमारे। गॉड चलता है वो MM करके एक शो चलता है, 21 MM चलता है, उस पर आप टैलेंटेड लोग देखें जो अपनी मदद आप खुद प्रमोट होते हैं, सारे चलते हैं। अच्छा जी, आपकी मसरूफियात क्या है हरमीन, ये बताओ। मेरी मसरूफियात आजकल मैं जॉब भी कर रही हूँ इवनिंग में, और मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी होती है, और जब टाइम मिलता है तो फिर दानिश सर के साथ काम होता है। वेरी गुड, यानी कि सारे काम एक साथ कैसे वक्त निकालते हो? घर वालों को फिर वक्त कब देते होंगे? घर वालों को संडे का टाइम देती हूँ। संडे को सिर्फ संडे मिलेंगे इंशाल्लाह, संडे मिलेंगे इंशाल्लाह, और भरपूर मिलेंगे। उस दिन पे घर वाले कहते हैं कि बस जल्दी मंडे आए ताकि तुम घर से बाहर जाओ। नहीं करो, ऐसा भी होता है। इतना मैं घर पे उस दिन हंगामा मचा के रखती हूँ संडे को। वेरी गुड। लेकिन हाँ, दानिश सर के साथ काम होता है। कैसे शौक पैदा हुआ था कि स्कूल में, क्या बचपन से था इस सिलसिला? बचपन से था, हाँ। जियो न्यूज़ पे मैंने एक वो देखा था, एक जिम करके एक डांस करता था जियो न्यूज़ पे पहले से, तो उसको देख के ना मुझे थोड़ा सा शौक पैदा हुआ था कि करना है। फिर उसके बाद मेरे अपने फादर ने बड़ा मोटिवेट किया। सबसे पहले मुझे मेरे जो मोटिवेशन स्पीकर थे वो मेरे फादर हैं, कि हाँ इस फील्ड में जाओ, करो, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं हूँ साथ। अब्बा क्या करते हैं? मेरे अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। तो अब्बा वाली सिलसिले में नहीं गई आप? होता है ना फादर की फीलिंग कि नहीं यार जो मैं हूँ तो वो मेरे बच्चे भी मेरी कोई नहीं, वकील बन के आगे गवर्नमेंट जॉब करनी है तब भी कर ही लेंगे। हाँ जी आतिफ भाई, होता है ना हमारे ख़ानदान में या फैमिली में कि यार हमारे यहाँ जब चीज़ें चलती हैं तो कहते हैं हम भी, मेरा बेटा मेरी फील्ड में आ जाए। आपके साथ ऐसा हुआ या आप आज़ाद खुद मुख्तार रहे इस मामले में? हाँ ये कह सकते हैं। अच्छा, खुद मुख्तार। और पापा ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा हुआ था, और शुरू से ही उन्होंने मुझे आज़ादी दी हुई थी। वो कहते थे कि जो तुम कर सकते हो वो तुम ही कर सकते हो। बस तो बस था, बस एक बचपन से ही था कि यार कुछ करना है। क्या पैगाम है आपकी तरफ से हमारे देखने वालों को, नए जनरेशन को? देखने वालों को यही पैगाम है कि यार अगर आप जो करना चाहते हो, मैं यही कहता हूँ कि आपके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोग उन पे प्रेशराइज होता है, एक फैमिली का भी प्रेशर होता है कि अगर अजहर अली बेग यहाँ पे बैठे हुए होस्ट कर रहे हैं तो आपकी एक अंदर है कि यार नहीं यार मुझे ही करना है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा कि हरमीन की तरह कि नहीं यार आपने लॉ पढ़ना है, मैं आप पे प्रेशर बटन करूँगा, यू कांट डू इट। ठीक है, आप नहीं कर सकते। हरमीन आपकी तरफ से क्या पैगाम है? मेरी तरफ से बस यही पैगाम है कि वो करो जिसमें आप खुद सेटिस्फाई हो। ठीक है। किसी के कहने पे, किसी के प्रेशराइज हो के अपने फील्ड को, अपने माइंड को चेंज नहीं करो, क्योंकि फिर आप आगे वो कर नहीं सकते, और फिर आप ना दो कश्तियों के सवार हो जाओगे, ना इसके रहोगे ना उसके रहोगे। वो करो जिसमें दिल माने, जिसमें आप खुद तरीके से सेटिस्फाई होकर अपना काम कर सकते हो। जी ज़बरदस्त, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप दोनों को, बहुत आगे लेके जाए जो आपके मिशन गोल्स हैं। हरमीन भी हमारे साथ ही, सैयद आतिफ अली भी हमारे साथ मौजूद थे, और वेब सीरीज़ और यूट्यूब चैनल और मुख्तलिफ चैनल की जीनत बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये और बुलंदियों पर जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जनाब वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में लेंगे एक छोटा सा यहाँ पे वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है साहब। हम यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह ताला आपको खैर औफियत के साथ रखे, और आज का दिन अल्लाह ताला ने हमें दिया तो इस दिन को खैर औफियत के साथ आगे लेके चलना है। जो हमारे मिशन और गोल्स हैं उनको पूरा करना है साहब, और हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद को मजबूती से थामे रखिए, फिर देखिए कि ज़िंदगी आप पे कैसे कदम चूमती है साहब। और साथ बात हम करेंगे साहब कि ज़ाहिर वक्त चेंज होता जाता है, चीज़ें चेंज होती जाती हैं। जब चेंजिंग्स आती हैं, चेंजिंग्स में ये भी देखना होता है कितना अच्छा चेंज आ रहा है और कितना मुस्बत। ये सब चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव भी देखते हैं, और तरफ के मामला को भी देख के हम चलते हैं, कहीं भी हो, किधर भी रुख कर रहे हो। तो हमारे यहाँ जो है आजकल जब ज़माना तरक्की की तरफ गामजन है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये एप्लीकेशंस आ जाती हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है या कोई ऐसी चीज़ें, तो लोग जो है वक्त अच्छा अब फ़ोन की जिद्दत आती जा रही है,
और बेतहाशा उसमें जो है हम देख रहे हैं कि लोग उसमें इतने मशगूल हो गए हैं कि सम टाइम आम सादा आदमी भी जो है सम टाइम कुछ ऐसी ऑफ़र अगर उसको मिल रही हो ऑनलाइन, किसी का फ़ोन आ जाना कि आपके जनाब अली 10 लाख रुपए निकले हैं, आपका फ़लाँ प्लॉट निकला है, या आपकी फ़लाँ जगह जॉब हो गई है, या आपका जनाब वीज़ा निकला है उम्रे के लिए, तो आप बिल्कुल हो जाते हैं कि लाइक अच्छा ऐसा कुछ है तो फ़ौरी तौर पर आप रुजू करते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करें, मैं आपको फिर डिटेल बताता हूँ, या जनाब इतने हज़ार का आप कार्ड्स हमें स्क्रैच करके भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। तो बहुत से स्कैम्स हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारी तरफ में घूम रहे हैं, और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन जो पैसा ट्रांसफ़र करती आती है उसके हवाले से भी देखते हैं, उसमें भी सम टाइम आपका मैसेज आ जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ, मैं भी डिस्कस करूँगा कि आपका पैसा मैसेज भी आता है और आप वाकई सरप्राइज़ कि हाँ यार बात तो सही कर रहे कि आपके अकाउंट में मेरे गलती से पैसे आ गए हैं, तो प्लीज़ ये गरीब आदमी के पैसे हैं, तो सर ये ज़रा मैं आपको OTP नंबर में बताऊंगा और ये आप शेयर कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी ऐसे तो बहुत से न से, बल्कि बात करें तो सोशल मीडिया के स्कैम भी हम देखते हैं, इनवॉइस स्कैम भी हम देखते हैं, स्कैम के ना सिर्फ पैसा और सरमायाकारी के स्कैम्स हम देखते हैं, टैक्सेस के मैसेजेस के अगर आपके पास आ रहा है, टैक्स का ऐप का आ गया खुदा न खास्ता, कोई ऐसा FBR का मैसेज आ रहा है कि जनाब ये सब चीज़ें, तो ऑनलाइन मसाइल बहुत हैं। इस पे आप कितना एक्टिव हैं और अपने आप को कितना एक्टिव रखते हुए औरों को बेहतरीन आगाही देते हैं कि यार इन चीज़ों से दूर ही अख्तियार रखनी है और सोचना समझना। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब, एनालिस्ट की हैसियत रखते हैं। थैंक यू, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खैर से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। और साथ ही हमारे आमना रेहान साहिबा मौजूद हैं, आप स्पीकर हैं ना सिर्फ बल्कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैर से आप ठीक हैं? जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ फरमा हुए यहाँ पे। और आज का हमारा जो टॉपिक सर, बात ये है कि हम इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि हम कहीं और से कोई स्कैम आता है वो हमें नज़र नहीं आता और फ़ौरन तौर पर हम परेशान हो जाते हैं। देखिए कि 2-3 फैक्टर्स हैं जी। एक तो जो ना हमें गुड न्यूज़ बड़ी कमी मिल रही है आजकल, तो कोई ऐसा फ़ोन आ जाए जिसमें 10 लाख रुपए मिल रहे हो, 5 लाख रुपए मिल रहे हो, तो आदमी एक्साइटेड हो जाता है। जी। अच्छा, वो ये नहीं देखता कि किस खुशी में मिल रहा है। तो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, एक सादा आदमी हो उसको मैसेज आ जाए कि जी आपके लकी ड्रॉ निकल आया है, या किसी चैनल के नाम से आ जाए कि जी आपका इन्विटेशन आया है या आपको ये इनाम मिल गया है, तो ये बड़ा कॉमन हो गया है। जी। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आजकल चल रहा है स्कैम, वो फ़ोन कॉल्स वाला है। ये कोई इदारे आपको फ़ोन करते हैं, किसी पुलिस की तरफ से आ जाए या किसी इदारे से आ जाए कि जी हमने आपका बच्चा पकड़ लिया है। वो ख़तरनाक है ये काफ़ी मेरे दोस्तों में तो बड़ा हुआ। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार से बात हो जाए, वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से हम FIR काट देंगे। सबसे ख़तरनाक चीज़ इसमें क्या है, वो ये नहीं है कि फ़ोन आ रहा है और आपको कहा जा रहा है थ्रेट, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है ना आपकी फैमिली की, जी, वो बिल्कुल ठीक है, सही और राइट टाइम है। यानी कि अगर आपका बच्चा कॉलेज गया हुआ है या यूनिवर्सिटी गया हुआ है या पाकिस्तान टूर पे गया हुआ है, तो वो उसके बाद कॉल आई है। हाँ, ये देखिए कि उनको पता होता है कि आपका बच्चा नहीं है, तो इसी वक्त आपने कॉल किया। यस, और वो आपको फ़ोन रखने भी नहीं देंगे कि आप कहीं से फ़ोन कॉल कर सकें। जी हाँ, वो मुस्तकिल फ़ोन पे रहेगा। अच्छा, फिर वो आपकी बात भी कराएगा आपके बच्चे से, जो और इंटरेस्टिंग बात है। सही। अब डेफिनेटली ये फ़ोन, अच्छा ये फ़ोन आता भी किसको है, ये घर के बड़े को आ रहा है। ओके। दादा, वालिद साहब, ये किसी छोटे भाई को नहीं आ रहा है। तो ये जो इतनी कैलकुलेटेड स्कैम है ना, जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इतनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन आती कहाँ से। मैडम ये कहाँ से आती है इतनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन? बिलाल साहब ने जैसे अर्ज़ किया कहाँ से कि और उसको पता होता है कि उसका बच्चा बाहर है, या कोई ऐसा हसास, क्योंकि माशरती तौर पे हम थोड़ा सा परेशानी का आलम में भी मौजूद हैं, और समटाइम ऐसी कोई चीज़ आ जाए कि हमारी कोई बेटी बाहर गई हुई, बेटा बाहर गया हुआ है, या आपके बैंक अकाउंट है, फिर हम उस चीज़ से, क्योंकि देखिए पता होता क्या है सर कि यहाँ पर जो है ना हम कुछ क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन का ज़माना है जी, ऑनलाइन स्कैमिंग और सोशल स्कैमिंग इतनी आम हो गई है। मतलब आप समझे वो वक्त पीछे रह गया बहुत ज़्यादा, जिसमें हम कहते थे ना कि भाई वो मैसेज आया कि इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें और आपका ये लकी ड्रॉ में इतना निकला। ये चीज़ ना बहुत पीछे हो गई है, अब वो बहुत कॉमन हो गया। ये बच्चा सुनेगा ना वो हंसेगा। मतलब हर चीज़, मैं कहती हूँ स्कैमर्स भी जो है ना उन्होंने अपना लेवल जो है ना अपग्रेड कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, अब इस तरह से हुआ है कि जैसे वो कोई ऑथेंटिक कोई वेबसाइट्स होती हैं, देखिए ऑनलाइन का ज़माना ना, हर कोई बंदा वेबसाइट्स यूज़ करता है। कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की है, वो सेंसिटिव मटीरियल है आपका, ठीक है, बैंक इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ से उन्होंने वो हैक किया है, कुछ किया है, वहाँ से उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली है और उसका मिसयूज़ किया है, ठीक है। और अब उन्होंने मिसयूज़ ऐसे नहीं हुआ कि नॉर्मल आपको वो कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आप तो उस चीज़ के लिए रेडी हैं भाई, कि वो जो एक मैसेज आता है कि वो इतना निकला है, इतना हुआ है और यहाँ फंस गई, ऐसा हुआ नहीं, वो पूरा पहले ग्राउंड तैयार करते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूँ, एक
मेरे हस्बैंड के पास जो है वो कुछ टाइम पहले एक कॉल आई और बैंक जो वो बैंक यूज़ करते हैं वहीं से कॉल आई है, वो ऑथेंटिक नंबर, और वो सोच भी रहे हैं कि वो सही बात है, एक बार बंदा सटपटा जाता है। तो यूएन नंबर भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली वही, वो उन्होंने नंबर से कॉल आई है और उन्होंने ये कहा कि भाई जो है ना OTP जो है वो अपना आप शेयर करें, और पहले पूरा ग्राउंड बताया। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार ऐसा तो कभी नहीं पूछते, है भी बैंक का नंबर। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने टाल दिया, वो बताया नहीं, और उन्होंने कहा कि आपके नंबर थे ना, आम बंदा होता है जिसको OTP का पता ही नहीं है, OTP का नहीं पता, तो वो तो दे देगा OTP। अच्छा नहीं, उनका ऐसा भी होगा कि आपके नंबर पे जो है ना, अभी आप चेक करें, अभी आया है एक, और अभी आप फौरन भेजें। अच्छा, वो एग्जैक्टली वो सोच रहे हैं कि ऐसा, और वो हुआ भी ऐसा। और जैसे कि ये सर फरमा रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं कि भाई हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास इस तरह से कोई रैंडम कॉल आती है। अच्छा, इसके लिए भी एक पूरा मतलब एक सिनेरियो होता है, मतलब एक चीज़ को तैयार किया जाता है, जिस तरह से हमारी फैमिली में भी ऐसा हो। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत आम हो गई है कि जैसे उसमें कहा जाता है कि भाई आप जो है ना घर के कोई बड़े हैं, उनको फ़ोन करके कि आपका जो बेटा है वो बड़ा है और उसके साथ ऐसा ऐसा उसको पकड़ लिया है, और अच्छा उस टाइम पे ऐसा था कि हमारा एक फैमिली में थोड़ा सा सब चीज़ें थोड़ा चल रही थी। अच्छा, वो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो परेशान हो गए ज़रा, और उन्होंने जो है वो कुछ भी कंफर्म नहीं किया, और उन्होंने एक चीज़, कोई स्कैमर, उन्होंने एक चीज़ कही तो उन्होंने पैदल पे दूसरी तीसरी उनको इन्फॉर्मेशन दे चले गए। हाँ, मेरा बेटा तो आजकल ऐसा और ये वो। अच्छा, मेरे माशाल्लाह सही बात है, वो और भी फैमिली मेम्बर वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि रुक जाएं, ऐसा परेशान नहीं हो। और जब कॉल की मेरे हस्बैंड को, वो कह रहे मैं तो घर में बैठा हुआ अभी। अल्लाह अकबर। बिलाल साहब, मतलब खुद ही बैठे बैठे आपको इतना ज़बरदस्त हिप्नोटाइज कर दिया कि आपने अपनी सारी चीज़ें बता दी बंदे को। देखिए, ये वही बात है कि आप अगर देखें, बैंक्स भी हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जी, दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग, वो आपको बता रहे होते हैं, जानबूझ के डिले कराया जाता है और आपको बताया जाता है कि देखिए जी, कोई आपको माई नंबर से कॉल नहीं आएगी, फिर वो 2 पिन या वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गया है कि जी OTP भी आएगा, तो फिर ईमेल भी आएगी, हर दफ़ा चेंज भी हो जाएगा पासवर्ड। तो जो इदारे हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं कि स्कैम्स ना हो, मगर कहीं ना कहीं पे हमारी नेग्लिजेंस है, कहीं पे हमारी खुद की लालच है, या हम ट्रस्ट के अंदर ही सब कुछ बता देते हैं कि यार ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरे OTPs हैं, ये मेरा एक जनरल पासवर्ड है, सब पे लग जाता है। तो वो कहीं ना कहीं पे लोग ट्रेस तो कर ही लेते हैं। सही। अच्छा, कुछ मजाकन भी कोशिश कर रहे होते हैं तो उसके अंदर लग जाता है। अच्छा, ठीक है, तो नेग्लिजेंस एक हमारी है। ठीक है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहें जब आप इस किस्म का फाइनेंशियल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए। ये नहीं कि फ़ौरन आपने एप्लीकेशन डाल ली मोबाइल पे, जी मेरे लिए ईजी है, मैं बैंक नहीं जाऊँगा। उसके प्रोटोकॉल्स हैं, वो समझें सही कि आपने कैसे अपने आप को बचाना है। फिर कॉल आएगी, अच्छा किसी की तरफ कॉल आना ना, ये फेक सी बात होती है। कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सीख लेना चाहिए हम सबको। सही बात है, पूरी ऑडियंस को ये सीख लेना चाहिए कि कोई कॉल पर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, नहीं देनी। हाँ। बैंक नोटिस दे दे, कोई इदारा नोटिस दे दे तो आप समझेंगे बात जेन्युइन है। ये फ़ोन के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती। सही सही। इवन कोई गलत काम भी हो गया, किसी जगह एक्सीडेंट भी हो गया, तो भी पुलिस आपको या कोई इदारा आपको प्रॉपर नंबर से कॉल करेगा या आपको बोलेगा थाने आइए या इस जगह पर आइए। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट हमें पता चला एक बाइकिया में भी, एक बाइकिया तो नहीं कहना चाहिए, ये जो ऑनलाइन राइडर्स हैं जी जी, इधर भी बड़ा मज़ा स्कैम हुआ। ये जो एप्लीकेशंस हैं जो प्रॉपर एक कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं, सही, अब लोग वो पैसे बचाने के लिए भी सही वो करते क्या है कि वो राइडर्स वो एप्लीकेशन नहीं खोलते। अच्छा। और उन्होंने स्टॉप्स बना लिए अपने। ओके, आप उनके पास जाएं, जैसे आप बस स्टॉप पे चले गए, सही, वहाँ पे आपको मिलेंगे राइडर्स। आप जाके बोले जी मुझे वहाँ जाना है, ठीक। आप उससे पूछेंगे ना यार तुम ऐप के थ्रू क्यों नहीं कर रहे? वो कहेगा सर वो कमीशन देना पड़ता है ना कुछ, तो अगर आप हमसे डायरेक्ट कर लेंगे तो ये आपको सस्ती पड़ जाएगी राइड। इसी चक्कर में हमारे एक साहब है वो लुट गए। अल्लाह अकबर। वो लेके चला गया उनको, सही, रास्ते में ले जाके कहीं रोका, घर से निकाली, मोबाइल भी लिया, वॉलेट भी लिया, और साइड पर उतारा, चले गए। अच्छा, तो इन्हें इन चीज़ों की भी, जहाँ हम बेचारे लोग कहते हैं नहीं यार मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, जिनके पास सादे फ़ोन हैं, वो बेचारे गांव से आए, कहीं से कराची शहर में आए हैं कमाई के लिए, और वो इस तरह जद में आए तो बेचारे जितनी जमा पूंजी लाए वो तो साथ चली गई। व्हाट्सएप पर भी हम चीज़ें शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी। अच्छा भाई ज़रा मुझे पिन नंबर भेज दो, मैं बैंक आपने दे दिया तो मैं पिन नंबर भूल गया। पिन
भूल तो गया। बड़े भाई का कार्ड ले गया, तुम जाते रहो पैसे निकलवाने, तो मेरे भी पैसे निकाल के ले आना यार। ये जो स्कैम ये सब कुछ हो रहे हैं ना, इसलिए इनसे बचना चाहिए, इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयर होना जरूरी है। सिर्फ अवेयर हम हो जाए ना तो हम उससे बच सकते हैं, वरना ये जो स्कैमर्स है ना, आप समझें देखा जाए तो ये इस तरह से पूरा ग्राउंड तैयार करके अपनी पूरी इतनी तैयारी के साथ आते हैं ना, तो आप बचना बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं आपसे वही थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ ना कि भाई अब वो जस्ट एक मैसेजेस आना वो आना, क्योंकि उसके लिए तो हम तैयार हो चुके हैं, वो बच्चा मैडम तैयार मैसेज है। भी इतना ऑथेंटिक होता है, जिस Exactly. नंबर से आना होता है उसी नंबर से मैसेज आता अच्छा, है। वो क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां आपने कुछ ना कुछ कहीं यूज़ किया हुआ है, Okay. वहां से जो है सॉफ्टवेयर ना तैयार हैं पूरे के पूरे। एग्जैक्टली, तो या तो वो कोई ना कोई वेबसाइट या कोई ऐसे जो हैं प्लेटफॉर्म आपने कहीं से आपने कुछ किया हुआ है, अपनी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को हैक किया है, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ ऐसी है, उस चीज़ को वो वहाँ से यूज़ करते हैं और वहीं से आप जो है ना, मैं कहती हूँ कि हथौड़ा चलता है उनका और उस हथौड़े की जद में जो आ गया वो आ गया। तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद बात कर रहे हैं, लेकिन वक्फा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे साहब। तो छोटा सा एक वक्फा लेंगे, सोचे समझे, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, कुछ आप तक पहुँचाएंगे वक्फे के बाद। once again सिटी एट 10 आपका मेज़बान अजहर अली बेग आपने खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं और हम कुछ सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं। कुछ एक्टिव होनी ज़रूरी है। हम कहते हैं एक्टिव कर लें ज़रा अपने लिए, तो अपने आप को भी एक्टिव रखें। किसी ऐसी जगह पर आप मौजूद हैं, अवामी सतह की बात है, किसी एयरपोर्ट पर हैं या हम रेलवे स्टेशन पर हैं, बस स्टैंड पर, तो वहाँ आप कहते हैं बेटा ज़रा ध्यान रखना, बच्चों का सामान का ध्यान रखना। इसी तरह जब आप ये फ़ोन आपके पास आ गया है तो आपने इसमें भी एक्टिव रहना है। जैसे मैडम ने फरमाया कि हम अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिलाल साहब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ फेसबुक पे आईडीज़ बन जाती हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और फिर समटाइम वो गायब हो जाती है, फिर बंदे मैसेज आता है यार ये मेरा नहीं है, ध्यान rखना, इसको लाइक मत कर देना, डिलीट कर देना, ये मैं नहीं हूँ। ये आजकल तो बड़ा आम हो गया है। आप देखेंगे हर वक्त आपके दोस्त कह रहे होंगे कि भाई ये मेरी आईडी नहीं है और यहाँ से कोई मैसेज आए तो जवाब मत देना। ठीक, वो केस ये हो रहा है कि इससे पहले केस हो चुका ये होता है कि वो आप ही की आईडी से या तो हैक कर लेते हैं या एक डुप्लीकेट आईडी बनाते हैं जो बिल्कुल आप जैसी होती है, और आप ही की प्रोफाइल में जाकर आपका इमेज उठाकर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं और पूरे स्टैट्स एंड फिगर वैसे ही बना लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फिर वो जो क्लोज्ड वंस होते हैं वो प्रॉपर उसको रेकी करते हैं और उसको रिसर्च करते हैं कि आप किससे ज़्यादा राब्ते में रहते हैं, और उसको वो मैसेज करते हैं कि भाई मैं जगह फंस गया हूँ, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, परसों आगे दे दूँगा। ओके, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, या मेरा कार्ड नहीं चल रहा, या मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है, मैं ट्रैवल। अच्छा, और आप जेन्युइन ट्रैवलिंग पर भी होते हैं, सही, क्योंकि वो आपने कहीं लिखा हुआ भी होता है कि मैं जी चेक इन फना। हम ये बड़े शौकीन है, आपको पता है ना, अपडेट करते चेक इन कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप सब बता भी रहे होते हैं, खा रहा हूँ। जी हाँ। तो वो उनको समझ में आ जाता है कि यार बेचारा ऐसा तो है ही, ये घूम फिरता होता रहता है, पैसे कम पड़ गए होंगे। तो आपको वो मैसेज करेंगे और आप बोलेंगे मेरा दोस्त स्टक हुआ है, आप फ़ौरन उसको पैसे भेज देंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। जब वो 1-2 दिन बाद आएगा, आप उससे पूछेंगे मेरे पैसे, तो वो बोलेगा कौन से पैसे। देन यू रियलाइज कि या तो आपकी आईडी गई, हैक हुई, या डुप्लीकेट बनी हुई है। फिर आप ट्रेस करते हैं जिस आईडी से उसने मैसेज किया होता है, वो आपको पता चल जाती है और फिर आप उसी की पोस्ट लगाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये ज़्यादातर हो रहा है। आपकी बात ही सही, आप कह रहे हैं कि वो समटाइम जो आपने अर्ज़ किया कि हम अपडेट करते हैं, जैसे कि ना हम जहाँ जा रहे हैं हर चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। मैडम हमारी वाइफ ने भी आईफोन सब चीज़ें अपना स्टेटस सब, अब आप वो ये वाली बात है, सब पढ़ लिया उसने, सब पढ़ लिया। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन तो कहते हैं ना, आधे से ज़्यादा तो मुश्किल हमने खुद दे देते आसान कर दी। और दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए ना, सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर ये चीज़ें नहीं हैं, व्हाट्सएप, हर चीज़ में आप देखें ना तो हम इन चीज़ों में इन शॉर्ट हम घिरे हुए हैं। किसी वक्त भी हमने, मतलब आप समझे ना, अपना पर्सनल मटेरियल हम खुद किसी के हाथ में ले जाके दे रहे हैं और हम ये सोच रहे। अच्छा, उसके बाद हमें शिकायत भी हमें सबसे ज़्यादा होती हैं। आप देखें ना कि मतलब एक चीज़ नहीं है, अगर हम देखें कि जैसे कि जो राइडर्स होते हैं, चाहे वो फूड राइडर्स होते हैं, अभी आजकल ये तो सुन रहे थे कि भाई जो राइडर्स आ रहे हैं ये हाँ टेररिस्ट, बहुत कॉन्शियस रहें आप। अब आप ये देखें ना, अब यहाँ 2 बातें आ गई यहाँ पे। अब वो या तो उसका कारोबार बंद हो जाएगा जो जेन्युइन है, और जो नहीं है वो तो चले जद में आएगा ही है, लेकिन उस चक्कर में आम आदमी जो है वो नहीं यार मैं बेटा ऑर्डर नहीं करना फ़ोन पे, बाबा डर रहे हैं। अच्छा, मिसयूज़ अब ये भी तो देखने में आया ना कि हम जहाँ तक हमें डिफरेंट उससे प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से हमें ये सब वेबसाइट्स ही हैं, देखें हमें जो है फैसिलिटीज़ मिल रही है ना, वहाँ पर दूसरी जगह ये हार्मफुल भी हैं, बहुत ख़तरे का बाइस बन रही है हमारे लिए। मतलब चीज़ बिलाल साहब ने जैसे अर्ज़ किया कि राइडर आया और राइडर के साथ आप गाड़ी का नंबर तक नोट नहीं करते हैं। हाँ, गाड़ी आ गई, हाँ ये फलां गाड़ी, चलो बैठ गया, आपको पता ही नहीं, आपने नंबर प्लेट नहीं देखी, बंदे का चेहरा नहीं देखा, कोई और बंदा और आप चले गए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है।
ऐसा ही होता है, क्योंकि और देखिए ना ये जैसे कि अभी बिलाल साहब ने बताया कि ऐसा हुआ था कि वो राइडर जो हैं उन्होंने कहा कि वो क्योंकि आप यूज़ नहीं कर रहे कि भाई हमारा कमीशन ज़रा ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उस टाइम पे जो है वो कुछ टाइम मतलब वक्त की पहले की बात है कि एक लड़के ने इसी तरह से राइड बुक की है, मतलब वो सॉरी राइड बुक नहीं की, उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ इस तरह से, उतने पैसे मुझे दे देना। अच्छा। और जो राइड बुक होती है उससे कम पैसे ही बताए। बच्चे हैं ना तो उन बातों में आ गए। उम्र क्या होगी आप सोचें, टीनेजर 17 साल तक का होगा वो बच्चा, और उसने वो बाइक पे बैठ किया और बस वो किसी जगह पे बस अल्लाह ने कहते हैं ना कुछ दुआएं काम आ गई, कुछ ऐसा काम आ गया कोई चीज़। वो बच्चे ने बताया कि मुझे बस ऐसा हुआ कोई सुई चुभती भी महसूस हुई है, ठीक है। और वो पूरा दिन आप समझें घर से गायब रहा। एक जो एक सब माहौल बन जाता है कि रिपोर्ट होना है, ये होना है, सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट शेयर हो गई, सब कुछ हुआ। जब उस बच्चे को होश आया है पता नहीं शायद 12 घंटे बाद, तो वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। और आप ये सोचें, ये तो मैं आपको बहुत एक कहते हैं ना अल्लाह बस बचा के रखे, पर्दे के पीछे का आपको बता रही हूँ मैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा कि वो बच्चे का उस हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, अपने बिल्कुल सही हमारे जो नामवर लोगों को तस्वीर लगा के जी ये अल्लाह को प्यारे हो गए। जी हाँ। और लोग बेचारे फिर पोस्ट पे पोस्ट शुरू कर देते बगैर सोचे समझे। हाँ अच्छा, यहाँ से भी एक उनकी व्यूवरशिप और वो रैंक ये सब कुछ बढ़ रहा होता है। वो तो हाँ रेटिंग बढ़ रही होती है, तो ये नॉर्मल है। अच्छा ये तो हम वही कह रहे हैं ना कि हम इस चीज़ का शिकार भी अपनी वजह से होते हैं, क्योंकि हम देखें ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इतने सीधे साधे नहीं हैं सीधे साधे नहीं हैं। हर चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो चीज़ रियल में वो नहीं है, लेकिन हम चूंकि हर चीज़ हमने अपने आसान बनाने के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और किसी ने उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बड़े मज़े से हमें बेवकूफ़ बनाया। फ्रॉड तो पहले भी था, ज़मीनों का प्लॉट ले लो, तुम इतने पैसे दे दो ज़मीन, ये पहले। अब ये डिजिटल फ्रॉड हो गए और इसमें भी इन्होंने जैसे आपने कहा था महारत। सर जॉब के भी मसले होते हैं, ये जॉब वाला भी अब बड़ा आम हुआ है जी। और वो कई दफ़ा हमारी ही जो दोस्तों की ऑफिसेज हैं वहाँ भी हुआ कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जॉब पोस्टिंग्स आती हैं, ठीक, और जेन्युइन आती हैं, उसमें ये फेक लोग आ जाते हैं और किसी कंपनी के नाम से उस कंपनी के HR मैनेजर बन जाते हैं कि जी फ़लाँ इदारे में इन अहबाब की ज़रूरत है, लोग अप्लाई करें। आपको पता है जॉब की क्या सिचुएशन है हमारे शहर में या पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। जो बेचारा बहुत नीडी होता है वो सर्च तो कर रहा होता है, वो अप्लाई करता है, वो उसका एक फेक सा इंटरव्यू लेते हैं, फिर कहते हैं ये डॉक्यूमेंट भी भेजते हैं उसी इदारे का बनाकर कि इसको फिल करके वापस भेजिए। वो डॉक्यूमेंट भी सारे भेज देता है, फिर वो डॉक्यूमेंट अच्छा उसमें भी एक टीम बैठी होती होगी कल को डेफिनेटली आपका प्लॉट निकला, वो फिर वो प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, फिर वो जो 2 दिन बाद बताते हैं कि जी मुबारक हो जी आप क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, और ये हमारा कराची में इस जगह पे ये एड्रेस है, ओके, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइनिंग दे दीजिए और ये मेरी अमाउंट है 5,000 10,000 ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, ये प्रोसेसिंग चार्जेस थे। ओके, देखिए जारगन अच्छे यूज़ होते हैं तो ये प्रोसेसिंग चार्जेस थे। वो बेचारा कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में आता है और फिर जो उसके साथ जो होता है वहाँ पर वो बेचारा वैसे ही। मैं तो एक दफ़ा एक जगह बैठा हुआ था, मैंने जेन्युइन अपनी आंखों के सामने उस लड़के को रोते हुए देखा है कि सही तो मैं वैसे ही जॉबलेस, ये पैसे मैंने मांगे थे कि चलो कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा जिसके, अब आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि जगह ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सर ये वो एक कुछ बहुत सी एप्लीकेशन भी आती हैं कि इतने पैसे लगाओ और इतने पैसे ले जाओ। जी हाँ, जी हाँ। एक वेबसाइट है जिसमें बहुत लोग अभी रिसेंटली जद में आए, तो उसका नाम है लाम। अच्छा, लाम वो वाली लाम नहीं, सॉरी से लाम के नाम से एक एप्लीकेशन बनी। अच्छा, वो कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, और उसमें मेरे कज़न भी जद में आए और हुआ ये कि वो एप्लीकेशन भी पासवर्ड बना लिया और ये सब बना लिया, अपने यूज़र ID बना के आपने आप कर दिया। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई सरोकार नहीं, और जनाब उस पर दर्जनों तादाद में 100+ लोग उसके अंदर ऐड हैं। और पहले जहाँ से जी आप 10,000 लगाएं 15,000 ले जाएं, 25 वाले को कहते हैं तो 25 लगाओ, तो आप 50 ले जाओ, 50 वाले को लाख, इस तरह ही ग्राफ बढ़ जाता है। शुरू में तो आप जो छोटे अमाउंट वाले उनको तो बड़े मज़े लग गए, चलो यार 10 का 20 बन रहा है। अब जिसने लाख लगाया वो 2 लाख लगा दिए। अब ये ग्रेजुअली चल रहा है सिलसिला, ये 15-20 दिन से चल रहा है और अमाउंट का टाइम दिया जाता है कि इस अमाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हैं करीबी स्टोर से लेके आप पैसे, जो एक होता है। और जनाब जब वक्त आया निकलवाने का, जब अमाउंट शुरू में तो निकालते रहे, मज़े लगे रहे, जब उनको जो बड़ी अमाउंट लगाई, लाख रुपए लगाए, जब रिटर्न उन्होंने लिया तो उसके बाद साहब वो फिर नहीं आया। वो रिटर्न वाला दिन आपका फ़ोन डेड हो गया, वो एप्लीकेशन जो भी थी वेबसाइट वो क्लोज़ हो गई। जब आपने साइबर क्राइम से रुजू किया तो कोई बेहतर मुस्बत जो है वो जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो फिर बात यहाँ आती है कि वो जो अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं, जो अकाउंट से मोबाइल की जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब वो कैसे कर लेते होंगे, उनको किस तरह रजिस्टर्ड कर लिया, कोई पकड़ धकड़ नहीं है? ठीक है सर, ये एक थोड़ी सी नेग्लिजेंस तो है
या आप ये नेग्लिजेंस कहिए या इसको कहिए कि अभी इतनी सीरियसनेस नहीं आ रही है, कोई इफेक्टिव मेजरमेंट नहीं लिए जा रहे ठीक। कि ये जो हम बातें कर रहे हैं सर ये अखबार में भी आ रही हैं, ये न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी आ रही हैं, ये सोशल मीडिया पे फैली पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं ये इन्फॉर्मेशन, और ये कंप्लेंट्स रजिस्टर भी हो रही हैं। अब डेफिनेटली ये साइबर क्राइम विंग को सोचना चाहिए कि ये इसकी क्या मेजरमेंट होने चाहिए। जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे या ये ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी कि भी इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी की फैमिली की कैसे आ गई, क्या वो वेबसाइट्स डेटा सेल कर रही हैं या वो सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई हुई है। आपको पता है कुछ ऐसे इदारे होते हैं, जैसे बैंक की एग्जांपल ले लें कि बैंक आपकी अम्मा का नाम भी पूछती हैं, बिल्कुल बैंक अम्मा का नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ, जब आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होतेंगे तो वो आपसे आपके आईडी कार्ड का नंबर पूछेगा, आपके एनएसी कब एक्सपायर हो रहा है वो पूछेगा, जी हाँ। वालदा का नाम पूछेगा, उसके बाद वो कहेगा ओके जी अगर पेन नहीं बना तो वैलिडेशन है, विच मीन्स कि सारा डेटा आपके पास से कहीं और चला गया। कई दफ़ा ऐसा होता है आप कहीं पे काम करें, कहीं और से फ़ोन आ जाता है, मतलब शक्ल से लगता है वो शायद अमीर लोग हैं, फ़ोन आ रहा है जी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। अब कभी ज़िंदगी में आपने उस प्रॉपर्टी की ना कभी वहाँ गए ना कभी उसके बारे में सुना, मगर उस कंपनी का एजेंट आपको कॉल करके कह रहा है कि सर आपकी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता चला है कि आपके बैंक में कोई ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। आप सही कह रहे हैं। ये तो मुझे भी आ रहे मैसेज जी कि सर वो आपका फलाने का प्लॉट है तो वो आप बेच रहे हैं। मतलब यार तुम कौन अननोन नंबर से कॉल करके मुझसे कह रहे हो, तुम्हें कैसे ये आपकी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है? इसका मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं ट्रैवल करती है ना, मतलब हम तो ओपन खुली किताब है हम लोग तो सारे। बेसिकली तो साइबर क्राइम विंग को ये देखना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन पास आउट कैसे हुई। वो कॉल आती रहेगी, ऐसे लोग बैठे हुए हैं इश्तिहार कर आते रहे रहते हैं हैं, हमारे। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है। हाँ तो बेसिकली इस पर वर्किंग की ज़रूरत है, जो मेरी मतलब ख्वाहिश है कि इस पर वर्किंग हो कि डेटा कैसे आपका चला जाता है किसी के पास। कहीं ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता साइबर क्राइम में ही अंदर लोग ऐसे हों जो खुदा ना खास्ता यार कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। हाँ कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता मगर चूंकि जो सामने है वो तो यही है हाँ, कि जब वो जो किसी भी कस्टमर का पर्सनल डेटा है वो पब्लिक हो रहा है, पब्लिक हो रहा या कोई खरीद रहा है या किसी को मिल रहा है। सही। तो अच्छा इस ये तो पर वर्किंग की ज़रूरत है। अच्छा ये तो स्कैम आप देखें इंटरनेशनल स्कैम भी होते हैं हमारे यहाँ। हमारी खातून है, जब ये ऑनलाइन का ज़माना, जब ये कोरोना के बाद मुख्तलिफ खवातीनों ने पे तो ज़्यादा बढ़ गया ना इसका रुझान ऑनलाइन का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ अच्छा मैं एक बात शेयर करूं, जैसे कि ये कहीं ना कहीं से पता है होता ये कि हमसे भी कुछ गफलतें होती हैं। हम कहते हैं ना, मैंने वही बात पे बार बार उस बात पे गौर करूंगी, अवेयर होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हमसे भी हो रही हैं जिसके लिए हम देखिए, हम कुछ ऐसा करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होता है हमारी तरफ से। कुछ तो ऐसा हुआ कि सामने वाले को वो भी बड़ा, उसको कहते हैं ना मज़े आ गए उसके, ठीक है ना, ठीक है। उससे मैंने फिर से वो स्टार्ट में बात कही थी, एक अवेयर की, एक कहा था कि वेबसाइट्स कहीं ना कहीं कोई ऐसी हमने इन्फॉर्मेशन पुट किया है, कुछ ऐसा अपना मटेरियल डाला है कि वो वहीं से हैकिंग, वहीं से सब चीज़ें, और हमारी वही बात सही कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना हम लोग। एग्जैक्टली। अगर ऑथेंटिक नहीं है कोई छोटी मोटी वेबसाइट है वहाँ पे तो आपने सब कुछ पुट कर दिया, ऑटो पुट का ऑप्शन दिया है ना, ऑटोफिल। एक और चीज़ नेटफ्लिक्स, मतलब एक बात है अपने उसमें आपने रखा हुआ है, एग्जांपल दे रही हूँ, मंथली आपकी डिडक्शन उससे होनी है। अच्छा भाई कुछ वो ऐसा फूड की एप्लीकेशन में भी ऐसी है, आपने कार्ड डाला हुआ है, हाँ भाई वो हुआ है, और पीछे मंथली आपने पैसे रखे हैं, वहीं से जा रहा है आपके। अच्छा खैर एक और चीज़ है कि छोटी सी बात ना, जैसे वही वाली हम कहते हैं कि हर कोई बंदा इसकी जद में क्यों आ रहा है स्कैमिंग के, जैसे कि एक ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ठीक कि वो लिखने के हैं, पैसे मिलेंगे आपको, बड़े सादा सा उसमें बोल रही हूँ मैं। इसमें आप समझे हमारे फैमिली मेम्बर बच्चे भी, बड़ी मेरी भांजी माशाल्लाह सीए कर रही हैं, लेकिन जब दिमाग में कहते हैं ना बंद होता है माउथ होता है, तो ऐसा ही होता है। उन्होंने बड़े मज़े से जो है ना वो अच्छा उसमें क्या रूल्स थे, स्टार्ट में तो कोई स्टार्ट में तो वो पैसे वो करने आपने, उसके बाद जो है वो उसके बाद आपका ऐड करवाने, ऐड ऑन करवाने, उसके आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ख़त्म सब। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तशरीफ़ फरमा हुए, और मिस आमना रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप ये तशरीफ़ लेकर आई, और हम नबीना साहब आपका भी शुक्रिया। तो जनाब सिलसिला यूँ ही है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। स्कैम तो पहले भी थे, लेकिन अब ऑनलाइन डिजिटल जो है वो हमारे यहाँ दहशतगर्द आ गए हैं। इस तरह के नौजवान भी ये काम कर रहे हैं, तो सब कुछ खुद से मेहनत कीजिए और फिर अपना नाम कमाएं, ना कि दूसरों के कंधों पे सहारा, लेकिन सिर्फ 2 नंबर काम करके माज़े के साथ ये अल्फाज अदा करने पड़े, क्योंकि हमारे माशरे में सब कुछ हो रहा है। तो ये देखिए कि हुकूकुल इबाद, जो अक्सर मैं कहता हूँ हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद, तो दोनों चीज़ों का अमल पैरा करना है। तो हुकूकुल इबाद का ये भी एक हिस्सा है जिसमें आप लोगों को जो है वो कर रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं। तो अपना ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर खिदमत होंगे, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, कुछ आप तक मालूमात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब मेरी वफ़ा।
वेलकम बैक once again सिटी 10 आपका मेज़बान अजहर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है साहब। और वक्त गुजरता जा रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, और हमने आगे ही बढ़ना है और पीछे वालों को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि पीछे वाले कुछ कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, परेशान से दो चार होते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुम कैसे कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है, थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी कुछ कर लूँ, कुछ दो पैसे हम भी कमा लें। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑनलाइन स्कैम के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो ज़रूर सिखाएँ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो किसी का नुकसान हो जाए। तो हुकूक वाली बात को याद रखिएगा साहब। आगे बढ़ेंगे, ज़ाहिर है शहर कराची में रहते हैं, और जब शहर कराची में हम रहते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी मामला हमारी सेहत की, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा ख़ास टॉपिक है वो ज़ाहिर है डे हम बना रहे हैं, लंग्स अवेयरनेस डे हम बना रहे हैं वर्ल्ड, जो कि फेफड़ों के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो फेफड़ों के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, अगर पोल्यूशन नहीं होता तो खुद पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं हम माजर के साथ, जो कि अलाउ नहीं है। हम फिर भी सिगरेट वगैरह सिगनोशी करते हैं, आस पड़ोस के लोग उसकी जद में आ रहे होते हैं, या फिर ट्रैफिक की हो तो बसों का धुआं भी होता है। एक ज़माने मुझे याद है कि बसों का तबीयत से धुआं होता था, अब तो खैर गैस पे कन्वर्ट हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो उनसे आउट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है। और जब डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप क्या खुदा खासा आप पीते पिलाते तो नहीं है, सिगरेट नोशी तो नहीं करते, तो आप कहते नहीं साहब मैं तो बिल्कुल, यार आपके फेफड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा किसी ऐसे या तो इलाके में रहते हैं, या फिर आपका इतराफ़ का माहौल ऐसा है जो दोस्ताना नहीं है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े में। तो हमारे साथ आज बात करें, हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और शेफ़ सरबत सईद इज़ न्यूट्रिशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बात की ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैंने कहते हैं हाय हेलो, हाँ आई एम गुड, ये अच्छा लगा। थोड़ा सा बीइंग मुस्लिम थोड़ा सा होना चाहिए, जैसे हमारे लोग कहते हैं बाहर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो भाई, जा अल्लाह ताला तुम्हें जहाँ भी लेके जाए खैर से लेके जाए, दुआओं के साथ उसको रुखसत करें, ये चीज़ें तो ज़रूर शामिल है ना। होनी चाहिए। तो नज़ीर भाई हमारे ये होता है कि हम कहते हैं चलो कुछ लोग के नहीं है, थोड़ा सा इस्लामिक कंट्रीज़ में कम से कम कानों में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तो सुनने को भी मिलता रहे। नमाज की पाबंदी तो हाफ रमज़ान में डे भी ज़रा कम हो जाता है। दुनिया भर में दूसरे मुल्कों में जाओ, माना कि ठीक है वहाँ आपको ज़रा एक फ़ायदा होता है कि पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनलिटी मिल जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से आप दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर अपनी फैमिली में उस चीज़ को कायम रखें तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत आसान हो जाता है, ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। सर पोल्यूशन जहाँ फैक्ट्री है वो वाला भी जद में आया हुआ है, जहाँ कपड़े का काम हो रहा है वो भी, कपास का जहाँ काम है, जो सिगरेट नोशी कर रहे हैं माजरत के साथ ममनू है, लेकिन फिर भी हम जो है वो आस पड़ोस के लोगों को पिला रहे हैं। तो इस पर ज़रा रोशनी तो डालें ज़रा, क्यों कैसे पोल्यूशन, धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, ये काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें यह है कि जैसे आपने कहा कपास का काम, रुई का काम भी हो रहा है, कपड़े का काम भी हो रहा है, फैक्ट्रीज़ भी हैं और उसमें कटिंग भी हो रही है, तो जाहिर बात है उसमें फ्लूजन उड़ती है, वो आप सांस लेते हैं, आपके फेफड़ों की तरफ जाता है, इससे आपकी ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक, डॉक्टर भी आपको यही हिस्ट्री लेता है जो आपने आप बता चुके हैं आप माशाल्लाह से। तो उसमें यही है कि अपना ख्याल रखें, आप मास्क का इस्तेमाल करें अगर आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं तो, ताकि आपके फेफड़े मुतासर ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि कराची से बाहर जो पहाड़ी सिलसिले, जब पहाड़ पे जाते हैं ना तो उस पर भी सांस फूलता है, फेफड़ों को ऑक्सीजन पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। बाज़ लोग प्याज खाते हैं। अच्छा, हाँ, प्याज खा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं प्याज भी खाएं, अच्छी बात है, लेकिन आप बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पिएँ। अच्छा, जो कि एंटी एलर्जी भी है और ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, फेफड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, और देखें अगर आपकी तबीयत में थोड़ी सी भी चेंजिंग्स आती हैं, सांस लेने में या फेफड़ों में या सीने में दर्द महसूस हो, तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर पहले अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि उसका एक हल निकले। मैडम की तरफ आते हैं। मैडम सरबत, लंग्स कैंसर की आगाही का दिन पूरा महीना ही है हमारा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा बताएं ये क्या है और ये क्यों हो जाता है, खुदा न खास्ता क्या शजरे में होता है तो हो जाता है या उसको? असल में सबसे पहले जो है वो आपके खाने पे भी बहुत डिपेंड करता है। ये माहौल तो है और पोल्यूशन से हम कैसे बचेंगे, नहीं बच सकते, लेकिन उसके लिए हम अपने लिए एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं कि जिस तरह से मास्क को लाजमी करार दे देना चाहिए उन जगहों पे जहाँ पर काम इस तरह का हो रहा है कि वो आपकी सांस के ज़रिए अंदर कुछ आप इनहेल कर रहे हैं। और उसके अलावा ख़ुद अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। और स्मोकिंग पे तो क्या बात की जाए, वो तो जाहिर सी बात है कि स्मोक हुआ बिल्कुल हुआ हुआ है। उसके अलावा ये पोल्यूशन जो है वो तो है, लेकिन खाने के ज़रिए भी बाज़ लोग जो है ना अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। कि सबसे पहली बात यह है कि ख़ुद से मेडिकेशन करना,
आपको हल्का फुल्की कोई खांसी नज़ले ये सब हुए, आपने जाके मेडिकल से बोला यार ये हो रहा है आप मुझे दवा दे दो और वो दे देता है। ये बहुत गलत हरकत है, क्योंकि हद यह है कि लोग एंटीबायोटिक्स भी लेके मेडिकल से यूज़ कर रहे होते हैं। लंग्स के लिए ये बेइंतहा नुकसानदेह चीज़ है सबसे ज़्यादा। गलत मेडिकेशन आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें पानी भरना, अच्छा। उसके अलावा उसमें कोई ज़ख़म हो जाना, ये सारी कंप्लेंट्स आती हैं। और बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ करना, वो खाली किडनी का हमारे दिमाग में कि मैदे और किडनी को नुकसान देगा, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें अंदर से जॉइंट हैं एक दूसरे के साथ, तो जाहिर है कि वो जब नुकसान होता है तो वो हर जगह। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ बात कर रहे हैं जनाब। आज हम लंग्स के ऊपर, लंग्स कैंसर का नवंबर का महीना है और इसका दिन है, आलमी दिन जो कि हम मना रहे हैं। इसकी आगाही जिस हद तक पहुँचाएँ, किस तरह महफूज रखें अपने फेफड़ों को, तो उसमें बात करें। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब, ना सिर्फ शेफ़ सरवत सईद साहबा, आप न्यूट्रिशन भी हैं। हकीम साहब ये बताएं कि खांसियाँ आज वेदर चेंज हो रहा है हमारे, और जब वेदर चेंज होता है तो ज़ाहिर है किसी खुश्क खांसी है, किसी को गीली खांसी है, किसी को रुतूबत है, किसी को बलगमी खांसी हो रही है, फिर उसके बाद सांस लेने का इशू आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या रोकथाम कर सकते हैं कि फेफड़े हमारे महफूज रहें? देखिए, उसके लिए काली किशमिश, ये काले अंगूर की होती है, ठीक, पंसारी से भी मिल जाती है, ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाती है। इसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन दे दें। इंशाल्लाह बलगमी खांसी हो या हर किस्म की खांसी हो, मौसमी हिसाब से इंशाल्लाह सही हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब खांसते हैं तो फेफड़ों में पेन महसूस होता है, तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अपने डॉक्टर को इसलिए बताइएगा कहीं टीबी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, इसकी वजह से भी हो जाता है पेन अगर हो रहा हो। हाँ, पेन हो रहा हो तो अच्छा, हाँ, ये एक एहतियात कीजिएगा। बाज़ों का तेज़ाबियत की वजह से भी होती है, अच्छा, मैदे में तेज़ाबियत होती है, उसकी वजह से भी खांसी भी होती है, सर दर्द भी होता है अगर मैदा ऐसे हाँ, तो उसको भी मद्देनज़र आप रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने लेना है सौंफ 1 चाय वाली चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, फिर इसे उतार के नीम गर्म 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। ये तो मैदे की वजह से हो रही है, हाँ, तो इंशाल्लाह ये भी सही हो, मैदे की जो और फेफड़ों को आप महफूज रख सकते हैं। ओके फाइन। आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप न्यूट्रिशन है? बिल्कुल, मैं इस तरह से कहती हूँ कि ये जो खांसी है इसकी अलग अलग इकसाम इस तरह से वो मुख्तलिफ आपकी वजूहात की वजह से होती हैं। लेकिन जैसे हकीम साहब ने कहा, एसिडिटी वाकई एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उसके साथ हम बहुत सी दवाएं और उन सबको सही करने के लिए जो चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ में तो आपको थोड़ा रिलीफ देती हैं, लेकिन वो लंग्स पे बहुत नुकसान दे रही होती हैं। तो उसके लिए यह है कि आप दारचीनी, और बाज़ लोग ऐसे जिनको मुस्तकिल ही बलगम रहता है, हाँ। उनके लिए यह है कि आप हाँ बिल्कुल, आप ग्रीन टी ज़रूर 2 दफ़ा जो है वो लें दिन में, और उसमें दारचीनी का छोटा इतना सा, यानी इससे बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा 1 इंच का जो है वो टुकड़ा पतला, और लौंग उसमें डालने 2। अच्छा, ये करने से जो बलगम जमा हुआ भी होता है ना, वो बहुत ईजिली निकल जाता है। उसके अलावा इन्हीं दोनों चीज़ों की स्टीम लें, ओके, डेली। इन्हीं आप खुद 2 दफ़ा के इस्तेमाल से फील करेंगे कि अगर बलगम है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और बाज़ लोगों के गले में भी फंसा रहता है कि बार बार वो तंग कर रहा होता है, तो आप उसी हाँ बिल्कुल उसी टाइम स्टीम लें। और ये आप लोग की जो जॉब है उसके हवाले से तो बहुत अच्छा है कि मॉर्निंग में आप लेकर आएँ। आप यकीन करें कि इतना रिलीव होगा, और वो फ़ौरन हटता है, क्योंकि दालचीनी में ये खासियत है कि वो बलगम को हटाती है। तो स्टीम और आपको अपनी ग्रीन टी में जो है वो लेना है, और उससे काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन फ़ौरन दिखाना है, जो मेरा मैसेज है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप फ़ौरन जो है वो दिखाएं, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। क्या बात है सर जी। एक होती है अस्थमेटिक एलर्जी, अच्छा, दमा सांस जी, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक एलर्जी इसकी किस्म होती है। तो इसके लिए बहुत सारे इनहेलर वगैरह इस्तेमाल कराची में अक्सर लोगों को देखा है, या फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोगों को सांस का जी हाँ अस्थमेटिक एलर्जी होती है, तो उनके लिए गुले जूफा के फूल होते हैं। अच्छा, ये 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए।
मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ गई तो इसको एक टाइम कर दीजिए। अच्छा। तो इंशाल्लाह आपके फेफड़ों की हिफाजत भी रहेगी और सांस भी बेहतर रहेगी। चलिए जी, ज़बरदस्त। हमारी कोशिश तो यही होती है कि हमारे टेलीविज़न की तवज्जुह से आपको जिस हद तक जो है मालूमात में आपके इजाफा हो सके, होता तो है हमारी ज़िंदगी में, हमारे मोबाइल फ़ोन है, 24 घंटे रील्स करते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, हकीम शाहनज़ीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपके आवरी का, और शेफ़ सरवत सईद साहब आपका भी, आप न्यूट्रिशन भी हैं, आपने भी अपनी चीज़ें शेयर की और हमने सीखा सिखाया, आप तक पहुँचाया। हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ अल-इबाद को अमल पैरा करते रहिए, अल्लाह ताला की मजबूती से रस्सी को थामे रखिए और तवक्कल करते रहिए, परेशान न होइए। कोई परेशानी अगर आ गई है तो कोई ना कोई वजह होगी, तो बस फिर आप सब्र शुक्र करें और उस परवरदिगार के से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस आफ़त को, इस चीज़ को टाल दीजिए, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता कीजिए। फिर देखिए आपके रास्ते कितने ज़बरदस्त तरीके से निकलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए मेहमानों के साथ, गपशप करेंगे, कुछ सीखेंगे, सिखाएँगे और आप तक पहुँचाएँगे। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।